अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर का रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर बहुत अहम चैप्टर है आपका, चाहे आप सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशंस की, या आप एम कैट या ई कैट के स्टूडेंट हो उसकी तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत अहम है। आपके पास इसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और इसके अंदर आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है और आपके पास एम कैट या ई कैट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर होते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 9 आपका है कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंपाउंड्स यानी कि हम इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपके पास जितने भी हैं वो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपकी लिस्ट दे दी है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की, जैसे कि आपके पास यहाँ पे अल्कोहल्स हैं, फिनॉल्स हैं, ईथर हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ईस्टर्स हैं। ये सारे हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जो कि एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं और उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। आपके पास जो कार्बन एटम है एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर, उसके अंदर अगर आपके पास OH आयन अटैच हो जाए, OH ग्रुप अटैच हो जाए, तो उस एलिफेटिक कंपाउंड को आप अल्कोहल्स कहते हैं। अब एलिफेटिक कंपाउंड्स आपको पता है अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस, इनको हम कहते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्केन है, उसके साथ कार्बन के साथ OH आयन अटैच हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, तो वो आपका अल्कोहल बना देता है। अब अल्कोहल्स की भी क्लासिफिकेशन है, इनको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन। तो यहाँ पर अगर मेरे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका मतलब ये कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरा अटैच है। डाईहाइड्रिक का मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ट्राईहाइड्रिक का मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और इसी तरीके से अगर आपके पास 4 या 4 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएं तो आप उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको अल्कोहल्स गिवन है, जैसे कि मोनोहाइड्रिक में आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। इसमें आपके पास मीथेन के साथ OH आयन एक अटैच है। इसमें आपके पास इथेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। डाईहाइड्रिक आपके पास जैसे कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आपके OH आयन अटैच्ड है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए इथेन डाईओल, ये आपके पास नेमिंग करने का तरीका है इनकी। और यहाँ पर प्रोपेन है तो प्रोपेन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए प्रोपेन डाईओल। एंड सिमिलरली आपके पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो आपके पास यहाँ पर अगर 3 जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो जहाँ जहाँ जिस जिस पोजीशन पे अटैच होगा वो हम लिखेंगे, और आपके पास जो चेन है हाइड्रोकार्बन की उसको लिखेंगे प्रोपेन ट्राईओल, क्योंकि 3 है। सिमिलरली आपका ब्यूटेन ट्राईओल। अब अगर हम बात करें अपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, तो आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं जिसका जर्नल फार्मूला आपके पास है CnH2n+1 × OH। आपको पता है अगर मैं अल्केन की बात करूं तो उसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के उसकी जगह OH ग्रुप अटैच कर दूं तो आपके पास ये 2 की जगह 1 हाइड्रोजन बच जाएगा और आपके उस हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। और सिंपली हम इसको ROH, ये R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, और आपके पास ये चीज़ अल्काइल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करती है। अब आपके जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन एटम के साथ अटैच है या किसी और के साथ। तो प्राइमरी अल्कोहल्स में आपके पास जो मेन कार्बन होता है उसके साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको आप प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, जिसको हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी को। इसी तरीके से आपके पास सेकेंडरी के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच तो मेन कार्बन के साथ होता है, लेकिन अब यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। प्राइमरी में क्या था, एक अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी में क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप होंगे। ये एक अल्काइल ग्रुप है इसके पास क्योंकि ये प्राइमरी है, इसके पास ये 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। और इसी तरीके से टर्शरी के अंदर भी आपके पास 3 अल्काइल रेडिकल मौजूद होंगे अगर, और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, क्योंकि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ज़ाहिर है एक ही आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, लेकिन अगर 3 अल्काइल रेडिकल अटैच्ड है मेन कार्बन एटम के साथ तो आपके पास ये टर्शरी अल्कोहल होगा, और टर्शरी को हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी कुछ एग्जाम्पल्स थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, उनकी क्लासिफिकेशन थी। अब ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी उनमें अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो हमें ये नज़र आएगा प्राइमरी अल्कोहल के साथ एक आपका ग्रुप फ्री होता है जिसके पास आपका अल्काइल रेडिकल आ सकता है।
आपके सेकेंडरी अल्कोहल में 2 बॉन्ड्स फ्री होते हैं, यानी कि 2 अल्काइल रेडिकल्स अटैच हो सकते हैं, और आपके टर्शरी अल्कोहल के अंदर कार्बन के 4 में से 3 बॉन्ड्स फ्री होते हैं जिसके साथ आपका अल्काइल रेडिकल अटैच हो सकता है। तो ये आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन थी इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अब हम चलते हैं आपके नॉमेनक्लेचर की तरफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अभी तक हमने डाई या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात नहीं की क्योंकि वो आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमने इसी को डिस्कस करना है डिटेल के अंदर। तो आपके पास नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम किस तरीके से हम रखते हैं इन अल्कोहल्स के, तो 2 टाइप्स हैं, 2 तरीके हैं। एक हम कॉमन नेम्स कहते हैं, दूसरा IUPAC नेम कहते हैं। कॉमन नेम को हम ज़्यादा ट्रिवियल नेम से भी पहचानते हैं। तो आपके पास जो कॉमन नेम्स हैं, सिंपल अल्कोहल आपके पास, उनको हम उनके कॉमन नेम से ही पहचानते हैं। जैसे कि आपके पास मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सारे आपके पास कॉमन नेम है इनके। आपके पास यहाँ पर कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप के साथ जो OH ग्रुप अटैच होता है, इसको देखते हुए नाम रखा जाता है। उसके साथ अगर प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद है जैसे कि सेकेंडरी या टर्शरी, इसको हम नाम के पहले ऐड कर देते हैं आपके जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है अल्काइल ग्रुप का। तो ये आपके कॉमन नेम आगे हम देखते हैं। दूसरा आपके पास सिस्टम होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला आपका पॉइंट, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसको हम एज अ पेरेंट अल्केन चूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 3 कार्बन की एक चेन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो मैं इस 3 कार्बन की चेन जो कि लॉन्गेस्ट चेन है, इसको पेरेंट अल्केन कहूँगा। 3 है तो प्रोप आप यूज़ करते हैं इसका वर्ड, तो आपके पास प्रोपेन यहाँ पर आ गया। अब इस प्रोपेन के साथ हमने क्या करना है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो जो आपकी पोजीशन ऑफ साइड चेन्स हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसको आप नंबर दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं कार्बन एटम के लिहाज से, जहां पर आपके पास OH आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो आपका लोएस्ट पॉसिबल नंबर यानी कि 1 जो है वो आप देंगे कहां पर, उस कार्बन एटम को जहां पर OH ग्रुप आपका अटैच है। यहाँ पर अगर देखें तो हमने 1 इस कार्बन को दिया बजाय इस कार्बन के। क्यों हमने इस कार्बन को दिया, क्योंकि आपके पास OH ग्रुप इस वाले कार्बन के ज़्यादा करीब था। और अब हमारे पास क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, आपके पास जो प्रोपेन था फॉर एग्जांपल यहाँ पर, उसमें जो एंड में E आता है उसे हटाते हैं। या आपके पास अगर प्रोपेन है तो आपका ये जो E है इसको हम हटा के इसकी जगह OL लगा देते हैं। तो आपके पास IUPAC नेम के मुताबिक जो पेरेंट अल्केन होती है, यहाँ इस एग्जाम्पल में प्रोपेन थी, उसका जो E है उसको हटा के हम जो सफिक्स है OL वो यहाँ पर लिख देते हैं। और अब आप इस चेन को, इस पूरे कंपाउंड को क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल। अब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए यहाँ पर साथ में 1 आया, तो 1 प्रोपेनॉल, ये इसका IUPAC नेम है। और अगर कॉमन नेम की बात करूँ तो क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है इसलिए यहाँ पर N, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है प्रोपाइल, और साथ में OH है, इसका मतलब अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर इसी सिस्टम के मुताबिक ये जो कंपाउंड है इसमें ये मीथेन अटैच है, तो आप इसको मिथेनॉल कहेंगे और कॉमन नेम इसका होगा मिथाइल अल्कोहल। एंड सेम आपका ये इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, सेम इसी नॉमेनक्लेचर के मुताबिक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने अब खुद देखनी है, आपको मैं जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। आपके अगर यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन है लेकिन एक ब्रांच शेप के अंदर है, स्ट्रेट चेन नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल किस नंबर पे आता है। अब आप नंबर 1 इसको कहें अगर, या 2 तो फिर भी यही रहेगा, और 3 इसको कहें तब भी एक ही बात है। तो आपके सेकंड पोजीशन पे OL यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, तो आपका 2 प्रोपेनॉल होगा। और ये क्योंकि एक स्ट्रेट चेन नहीं है इसलिए इसके साथ आप आइसो का वर्ड लगाएंगे, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। पीछे हमने N का वर्ड लगाया था क्योंकि स्ट्रेट चेन थी, अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन नहीं है इसलिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, या इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके साथ 2 अल्काइल रेडिकल पहले से अटैच्ड हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर ये N ब्यूटाइल अल्कोहल है। N ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये 2 कार्बन अटैच हैं। बेसिकली आप अगर इसको लिखना चाहें तो आपके CH3 के साथ CH2, देन CH2, देन CH2-OH, तो आपके ये 2 कार्बन यानी कि 2 आपके मिथाइल रेडिकल एक साथ अटैच करके यहाँ पर लिख दिया गया, तभी यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है।
तो अकॉर्डिंग टू IUPAC आपका नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, देन 2, देन 3, देन 4। तो आपके 4 कार्बन एटम है इसलिए ब्यूटाइल, और स्ट्रेट चेन है इसलिए यहाँ पर N लिखते हैं आप, N ब्यूटाइल अल्कोहल ये इसका कॉमन नेम है, और 1 ब्यूटानॉल इसका IUPAC नेम है। इसी तरीके से आपका लाजमी नहीं है कि फर्स्ट के साथ ही हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, ये सेकंड के साथ भी हो सकता है, थर्ड के साथ भी हो सकता है, तो कहीं पे भी आपका OH रेडिकल अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, अगर मैं 1 यहाँ से शुरू करता तो 1, 2 और थर्ड कार्बन पे आता, जबकि IUPAC कहता है कि नंबरिंग वहाँ से शुरू करें जिसके करीब तर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। तो आप अगर 1 यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2, 3 एंड 4, तो सेकंड पॉइंट पर, सेकंड पोजीशन पे आपके ब्यूटेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो 2 ब्यूटेनॉल। और आपका ये क्योंकि स्ट्रेट चेन अब नहीं रहा, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका कार्बन जो है इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहाँ पर 2 रेडिकल्स अटैच हैं, तो इसलिए आप इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं, अब आगे भी इसी तरीके से ये आप देख लीजिएगा खुद ही। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैं कुछ डिस्कस करूँगा, बस एक सिंपल सी, कि अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल हो तो आपको समझ आ जाएगा कि कार्बन के तीनों बॉन्ड्स अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए आप इसको टर्शरी, और क्योंकि 4 कार्बन है तो टोटल आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन इनका IUPAC नेम डिफरेंट होगा, कॉमन नेम अलग होगा, IUPAC नेम डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये, सेकंड नंबर के साथ 2 ब्रांचेस अटैच्ड हैं, एक आपके अल्काइल रेडिकल की, दूसरा हाइड्रोक्सिल रेडिकल की। तो सेकंड पॉइंट पे मिथाइल भी है, सेकंड पॉइंट पे अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो इसलिए 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये नंबरिंग सिस्टम है 1, 2 एंड 3। आपके पास सेकंड पोजीशन पे 2 अल्काइल ग्रुप यानी कि 2 मिथाइल रेडिकल अटैच्ड हैं, तो 2-2 इसको हम 2,2 भी लिख सकते हैं, और आपके यहाँ पर 2 हैं इसलिए डाई, और मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल। और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास क्योंकि अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए 1 प्रोपेनॉल। आप अगर चेक करें तो आपके पास टोटल 3 हाइड्रोकार्बन की चेन पैरेंट अल्केन बन रही है। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे, तो इस वजह से 3 मिथाइल, और फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 1 ब्यूटेनॉल। ब्यूट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि 4 आपके पास यहाँ पर पैरेंट अल्केन की चेन बनी हुई है। तो ये आपके पास सारी क्लासिफिकेशन थी, सारी एग्जाम्पल्स थी जो हमने डिस्कस किए हैं। अब एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं मिथाइल अल्कोहल की। अब मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं, और उसका फॉर्मूला CH3OH होता है, ये आपके पास पहले वुड स्पिरिट भी कहा जाता था। क्यों इसको हम वुड स्पिरिट कह रहे थे? क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता था ऑफ वुड। आपके पास जो लकड़ी है उसको अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें आप हीट एनर्जी देते हैं और टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं। अब वुड है तो आप उसको जलाते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब आप उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद उसके जो कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं उनमें से आपके पास सबसे पहले आता है वोलेटाइल इनफ्लेमेबल गैसेस। वोलेटाइल कहते हैं जो फौरन से आपके कन्वर्ट हो जाएं फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस, यानी कि स्टेट फौरन से चेंज कर दें। और इनफ्लेमेबल गैसेस का मतलब ये कि आपकी फौरन से आग पकड़ लेती हैं। दूसरा, आपको स्ट्रांगली एसिडिक लिक्विड डिस्टिलेट मिलता है। डिस्टिलेट कहते हैं जो रेजिडुअल होता है आफ्टर डिस्टिलेशन, जिसको हम पायरोलिंग्विस एसिड भी कहते हैं। ये आपका जो डिस्टिलेट है, लिक्विड डिस्टिलेट, उसके अंदर क्या होता है? मिथेनॉल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, मिथाइल एसीटेट और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो आपका लिक्विड डिस्टिलेट आता है इसके अंदर ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। अब इनमें से जो मिथेनॉल है इसको हम सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ दिस लिक्विड। तो ये जो आपका लिक्विड डिस्टिलेट आया है इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? आपके पास डिस्टिलेशन का प्रोसेस सिंपली बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर। आप क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हीट करते हैं। आपके पास जो लिक्विड है वो अपने रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स पे जाके सेपरेट आउट हो जाता है। फ्रैक्शनल का मतलब आप फ्रैक्शंस बना देते हैं, आप खाने बना देते हैं। अगर ये आपका डिस्टिलेशन कॉलम है, आपने इसके अंदर खाने बना दिए। अब जिसका जहाँ पर टेम्परेचर हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वहाँ पर जाके रुक जाएगा, वहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, वहाँ पर जाके आपके पास स्टेबल हो जाएगा। आप क्या करेंगे? वहाँ से उसको निकालेंगे और एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और तीसरा, आपके पास वहाँ पर जो रेजिडुअल वुड होता है उसका चारकोल बच जाता है, यानी कि आप रेजिडुअल वुड चारकोल वहाँ से निकाल लेते हैं, कोयला वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से मिलती हैं।
अब ये तो आपका प्रोसेस था पुराना। अब हम चलते हैं अपने नए जो अभी जदीद तौर पे इस्तेमाल होता है आपके मिथाइल अल्कोहल को निकालने के लिए, जो रिसेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रिपरेशन यूज़ होती है। तो अब हम अपने मिथाइल अल्कोहल को सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। सिंथेटिकली का मतलब जो ह्यूमन खुद इसको रिएक्शन करवा के प्रोड्यूस करते हैं। आपका जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन था वुड का, वुड आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वुड नेचुरली आपको मिलता है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने मिक्सचर ऑफ वाटर गैस और हाइड्रोजन को अपने कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका जो वाटर गैस है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिक्सचर, आप अपने वाटर गैस और हाइड्रोजन के मिक्सचर को ऐड करवा के सिंथेटिकली अपना मिथाइल अल्कोहल बनवाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, आपके पास जो वाटर गैस है इट इज़ सिंपली द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, आप उसमें थोड़ा सा और हाइड्रोजन ऐड करते हैं। आपका जो मिक्सचर है इसको हम 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसको पास करवाते हैं फिर ओवर हीटेड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा, मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, और इसका टेम्परेचर हम 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। तो इस सारे प्रोसेस कंडीशन के बाद आपको अपना मिथेनॉल मिल जाता है। अब ये जो आपके पास मिथेनॉल आया है ये आपको वेपर्स फॉर्म में मिलता है और बाद में हम उसको कंडेंस कर देते हैं, उस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये तो थी आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब चलते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिजिकल प्रॉपर्टी मिथेनॉल की, ये एक कलरलेस वोलेटाइल थिन लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.796 है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका बॉयल होता है 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपके पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस भी होता है और ये आपका वाटर के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है, ये उसके अंदर घुल जाता है। ये सारी मिथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन टू फॉर्मल्डिहाइड, यानी आप फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करके हासिल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे। आप अपने इस मिथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करवा के, अब ये ऑक्सीडेशन कैसे होगी, आप क्या करेंगे, अपने मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड इसको आप गर्म करेंगे और जब आप इसको गर्म करेंगे, कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें से आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे आपका ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको फॉर्मल्डिहाइड और वाटर बना के देगा। और अगर आप मज़ीद अपने फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो आपका ये जो फॉर्मल्डिहाइड है जिसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं, ये आपका फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। सेम इसी मिक्सचर के साथ आप काम करेंगे, इसी सारी कंडीशन से आप अपना नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे और आपके पास ये रिएक्शन के बाद फॉर्मल्डिहाइड आपको फॉर्मिक एसिड प्रोवाइड करेगा। ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर फॉर्मेशन आपके पास, ईस्टर क्या है ये अभी आगे हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो हम जब भी अपने मिथेनॉल को रिएक्ट करवाएंगे एसिटिक एसिड के साथ तो हमारे पास ईस्टर फॉर्म होगा। तो ईस्टर हमारे पास किस तरीके से आता है, आपका ये मिथाइल अल्कोहल है, इसको आपने रिएक्ट करवाया एसिटिक एसिड के साथ, आपको यहाँ पर डाई मिथाइल ईस्टर और साथ में वाटर मिल गया। इसको हम मिथाइल एसीटेट भी कहते हैं, डाई मिथाइल ईस्टर को। और अब यहाँ पर लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। आप यहाँ पर हैलोजन एसिड्स के साथ जब भी रिएक्ट करवाएंगे अपने मिथेनॉल को तो आपके पास यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड आपको यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड और वाटर मिलेगा। आपके पास ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये जब हम रिएक्ट करवाएंगे अपने मिथेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम हैलोजन एसिड भी कहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मिथाइल क्लोराइड मिल जाता है। ये आपकी तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी थी इस किताब में जो डिस्कस की गई है। अब आपकी कुछ यूजेस हैं मिथाइल अल्कोहल के, उन्हें डिस्कस करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इथाइल अल्कोहल, सेकंड एग्जांपल होगी। अब मिथाइल अल्कोहल के कुछ यूजेस यहाँ पर है। मिथाइल अल्कोहल सबसे पहले तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, किसके अंदर, लैक्वर्स एंड वार्निशेस। लैक्वर्स एंड वार्निशेस दोनों आपके एज अ पॉलिश इस्तेमाल की जाती है। आप लकड़ी के ऊपर जो पॉलिश करते हैं वो बेसिकली वार्निशेस से करते हैं। आपके दोनों में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इनके अंदर बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। ये आपके पास थोड़ा सा कलर्ड होती है, आप डिफरेंट पिगमेंट्स के ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास अमूमन ज़्यादातर कलरलेस होती है। तो अगर आपको इसकी डिटेल में स्टडी करनी है तो आप गूगल पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन लैक्वर्स एंड वार्निशेस तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सेकंड इसका यूज है, इट इज़ मिक्स्ड विद इथाइल अल्कोहल टू रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। आप इसको इथाइल अल्कोहल के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि ये पॉइजनस है, इस वजह से जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं, जो ह्यूमन इसको यूज़ करते हैं,
वहाँ पर आपके पास ये इतना पॉइजनस ना हो, इस वजह से आप इथाइल अल्कोहल के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। अब ये जो मिक्सचर आपके पास है इसको कहा जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। नेक्स्ट यूज़ इसका ये है कि ये यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन, जो कि आप यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व लाइफ स्पेसिमेन। जो भी आपके पास स्पेसिमेंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज सोल्यूशन का मतलब जो आपके कम टेम्परेचर पे अगर कोई भी सब्सटेंस फ्रीज हो जाता है, कोई भी लिक्विड आपका फ्रीज हो जाता है, तो उसमें अगर आप ये डालते हैं तो ये उसको फ्रीज होने से बचाता है उस टेम्परेचर पे, थोड़ा सा उसका मज़ीद टेम्परेचर लोअर कर देता है, यानी और ज़्यादा आप उसको ठंडा करेंगे तो जाके वो फ्रीज होगा। और लास्ट यहाँ पर इट इज़ यूज इन सम ड्रग्स, डाइज एंड परफ्यूम्स। डाइज आप कहते हैं कलर्स को, और ड्रग्स आपकी मेडिसिन वगैरह भी हो सकती हैं। तो ये आपके कुछ यूजेस थे मिथाइल अल्कोहल के। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, आपकी इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉल भी कहते हैं, और इसका जनरल फार्मूला हमारे पास C2H5OH होता है, यानी इथाइल रेडिकल के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, लेकिन इसको हम कॉमनली अल्कोहल कह रहे होते हैं ज़्यादातर। तो आपके पास जब भी अल्कोहल का वर्ड यूज़ होगा तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हम इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, और इसको हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ स्टार्च और मोलेसेस, जिसमें हम कैटालिटिक एक्शन करवाते हैं ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम आपके प्रोड्यूस होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट। तो ये आपकी लार्ज स्केल में प्रोसेस है प्रोडक्शन का। अब फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च किस तरीके से होती है? सबसे पहले आप क्या करते हैं, अल्कोहल्स जो ज़्यादातर बेवरेजेस जो आपके सोडा वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको हम ड्राइव करते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, किसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं चावल या आलू के अंदर, राइस और पोटैटोज। अब इस मकसद के लिए आप क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स को कुक करते हैं टू फॉर्म पल्प, और फिर उसके बाद आप उसको एडिट कर देते हैं माल्ट के अंदर। माल्ट आपका क्या है, जर्मिनेटेड बार्ले। ये आपके जो एंजाइम डायस्टेज हैं प्रेजेंट इन माल्ट, ये आपके जो माल्ट आपने ऐड करवाया उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको डायस्टेज कहते हैं। ये आपका हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करवाता है और कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर के माल्टोज के अंदर। तो आपके पास स्टार्च को शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। अब फर्दर आपके प्रोसेस के लिए आप अपनी यीस्ट को ऐड करवा देते हैं। तो यीस्ट आपके दो एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, एक माल्टेस जो आपका कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर, दूसरा जाइमास जो आपके कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर। ये आपके पास यीस्ट डालने के बाद रिएक्शन होता है, और ये दो एंजाइम्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होता है, निकलता है और बबल फॉर्म करता है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब जेंटल बबलिंग और बॉइलिंग। अब इसके रिएक्शन स्टडी करते हैं कि आपके पास सबसे पहले एक स्टार्च का मॉलिक्यूल था, आपने उसके साथ वाटर को ऐड करवाया, तो जो आपके पास डायस्टेज था माल्ट के अंदर से निकला, इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया स्टार्च को माल्टोज के अंदर, जिसका फार्मूला C12H22O11 है। आपने मज़ीद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, और आपके पास जो माल्टेस है यीस्ट के साथ मिलके कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर। और क्योंकि आपके पास यीस्ट से दो एंजाइम निकल रहे थे, एक आपका माल्टेस दूसरा जाइमास, तो जो ग्लूकोज है ये उस एंजाइम के साथ रिएक्ट करके आपके पास इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगी और ये आपको रिप्रेजेंट करेगी कि जेंटल बबलिंग हो रही है या बॉइलिंग हो रही है, और आपके पास इस वजह से इसको फर्मेंटेशन भी कहा गया था। ये तो आपके पास था फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस की, जो कि आपका एक और मेथड है आपके इथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करने का। अब जो आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस है वो होती है किस तरीके से, आपके पास एक थिक डार्क ब्राउन कलर्ड सिरप लेफ्ट हो जाता है आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन केन शुगर, यानी आप गन्ने को जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो आपके पास आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन आपके पास एक डार्क थिक ब्राउन कलर्ड सिरप निकल के बाहर अलग हो जाता है। वो आपके किसी काम का वैसे तो नहीं होता। आप क्या करते हैं, उसको ट्रीट करवाते हैं विद यीस्ट, जिसमें आपके पास एंजाइम दो टाइप के होते हैं। उसमें से आप सक्रेस को, जो कि आपका लेफ्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर शुगर इन मोलासेस, आपका जो ये सक्रेस है ये कन्वर्ट होता है टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये आपका फॉर एग्जांपल सक्रेस है, जिसको आप सक्रोज भी कुछ लोग कहते हैं। आप क्या करते हैं, उसके साथ यीस्ट के अंदर रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
अब आपके पास यहाँ पर ग्लूकोज आ गया, आपके उसी तरीके से जो आपका जाइमास है यीस्ट के अंदर एक एंजाइम, ये रिएक्ट करेगा आपके ग्लूकोज के साथ और फिर कन्वर्ट करके उसी तरीके से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये भी आपको इथेनॉल प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से भी आपके पास ये दो मेथड आपने सीखे, एक आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, दूसरा आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। तो आपके पास जब इथेनॉल आ गया, अब उस इथेनॉल को आप सेपरेट करते हैं बाय डिस्टिलेशन, और उसके बाद जो आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात अगर करें तो उसके अंदर 92 to 95% इथेनॉल मौजूद होता है बाय वेट, और जो आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल है उसके अंदर 99.9% प्योर अल्कोहल होता है। और ये आपके पास प्योरिटी कैसे अचीव होती है, कैसे ऑब्टेन होती है, आप क्या करते हैं, जो आपका वाटर है उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, किस में से, रेक्टिफाइड स्पिरिट में से निकालते हैं, और ये आपकी एब्जॉर्प्शन होती है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और उसके बाद जब आप उसको डिस्टिलेट करते हैं अल्कोहल को एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल जाता है 99.9%। अब यहाँ पर एक और अहम पॉइंट है आपके पास, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। ऐसा अल्कोहल जिसमें 85% इथेनॉल हो, 11% वाटर हो, 4% मिथेनॉल हो, ऐसे अल्कोहल को आप कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट, और इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं। और आपके जो बेवरेजेस हैं उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है इन वेरिंग परसेंटेजेस। तो ये थी आपके पास सारी इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड बातें जिसमें आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वगैरह डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी पे पहले बात करते हैं। आपके पास जो इथाइल अल्कोहल है, इट इज़ अ थिन कलरलेस लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.79 है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इट बॉइल्स एट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपका सॉलिडिफाई होता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से सॉलिड के अंदर एट -112 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपके पास हाईली मिक्सिबल इन वाटर है, यानी बहुत जल्दी ये आपका मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, डिजॉल्व हो जाता है। और ये इस वजह से भी होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल रिजेंबल करता है एज ऑफ वाटर। तो ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी इथाइल अल्कोहल की। अब बात करते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। अब आप क्या करते हैं, अपने इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि आपको एसिड एल्डिहाइड मिल जाए। और जो आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ज़्यादातर अगर आप देखें तो कॉमन एक सोल्यूशन है पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। आपके पास एक कॉमन सोल्यूशन है जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडेशन। आप क्या करते हैं, अपने इथेनॉल के साथ उस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे, तो आपको इथेनॉल यानी कि एसिड एल्डिहाइड मिल जाएगा, और साथ में आपको वाटर भी मिलेगा। दूसरा आपके पास है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। तो जब भी आप अपने इथेनॉल को, यहाँ पर आपसे कहा है कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल जो इथेनॉल है उसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड अपने HCl के साथ, तो HCl आपका हैलोजन एसिड है, तो आपको इथाइल क्लोराइड मिलता है। जैसे आपके मिथाइल अल्कोहल में मिथाइल क्लोराइड मिल रहा था, उसी तरीके से आपको यहाँ पर इथाइल क्लोराइड मिलेगा। इस रिएक्शन के अंदर आपके पास जो अल्कोहल है वो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लूज कर देता है। और तीसरी आपके पास यहाँ पर पॉइंट है, तीसरी रिएक्शन टाइप है आपके पास रिएक्शन विद सोडियम। जब भी आप अपने इथेनॉल को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, तो जो आपके पास हाइड्रोजन एटम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ये आपका रिप्लेस कर देता है आपके सोडियम के साथ, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन भी प्लस वैलेंसी रखता है और सोडियम भी प्लस वैलेंसी रखता है, तो ये आपस में रिप्लेस हो जाते हैं और आपको यहाँ पर सोडियम ईथ ऑक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो जाती है, यानी निकल जाती है। तो जब भी आपका रिएक्शन होगा तो आपको सोडियम ईथ ऑक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पर जो ईथ ऑक्साइड एक रेडिकल है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आपने चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आपके पास यहाँ पर इस रिएक्शन में ये शो कर रहा है कि इसकी एसिडिक नेचर होती है इथेनॉल की। अब चलते हैं फोर्थ टाइप के ऊपर, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, ईस्टरिफिकेशन, यानी ईस्टर बनाना है आपने। तो इथेनॉल को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं एसिडिक एसिड के साथ, तो एसिटिक एसिड के साथ जब भी आप रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको ईस्टर मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो इथेनॉल है ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, आपके पास यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है ये अपना OH ग्रुप अपना लूज करेगा, तो आपके ये आपस में मिलके वाटर बना लेगा और जो बॉन्ड यहाँ पर फ्री होगा ये आपस में मिलके इथाइल एसीटेट बनाएगा, और इस तरीके से आपके पास ये एक ईस्टरिफिकेशन ईस्टर फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, और डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल में नाम से ही वाज़ेह है कि आप उसके वाटर मॉलिक्यूल को निकालना चाह रहे हैं।
तो आप इसमें सिंपली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो इथीन है, यहाँ पर आपके पास जो इथेनॉल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन के अंदर, और आपके जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये मिल के आपस में वाटर बना लेगा, और जो बॉन्ड खाली होगा ये डबल बॉन्ड करके इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। 6th प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, ईथर फॉर्मेशन। तो ईथर आपके पास किस तरीके से बनता है? इथेनॉल को अगर आप ट्रीट करवा दें विद सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्सेस अमाउंट, तो आपके पास यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक लो टेम्परेचर होगा, तो आपको यील्ड हो जाएगी आपके 2 स्टेप के अंदर, यानी ईथर आपको मिलेगा 2 स्टेप के अंदर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इथेनॉल को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास यहाँ पर OH निकल के, ये वाला OH निकल के इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और जो यहाँ पर बॉन्ड खाली बचेगा वो ये आपस में मिलके शेयर करके आपको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना के देंगे। अब क्योंकि एक्सेस अमाउंट में आप ले रहे हैं अपने इथेनॉल को, यानी कि इथाइल अल्कोहल आपके पास एक्सेस अमाउंट में, तो आपके इथाइल अल्कोहल में से OH ग्रुप निकल के इसके साथ अटैच होगा। आपको यहाँ पे दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे डाई इथाइल ईथर मिल गया, यानी आपके पास यहाँ पर एक नया कंपाउंड मिल गया ईथर। ये आपके प्रोसेस था, ये आपका मेथड था ईथर फॉर्मेशन का विद द हेल्प ऑफ इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद PCl3, PCl5 या SOCl2, जिसको थायोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इथाइल अल्कोहल को जब भी रिएक्ट करवाएंगे विद क्लोराइड, जैसे PCl3, PCl5 या SOCl2, तो यहाँ पर आपको इथाइल अल्कोहल मिलेगा हर दफ़ा। तो सिंपल जब आप रिएक्शन इसके करवाएंगे तो ये आपस में रिएक्ट करके 3 इथाइल अल्कोहल दे देगा, और आपको H3PO3 एक एसिड होता है, ये आपको मिल जाएगा, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर अगेन इथाइल क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपके पास POCl2 और HCl मिलेगा। यहाँ पर भी आपको इथाइल क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मिलेगा। ये आपके पास था रिएक्शन विद क्लोराइड्स। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रोजनेशन मतलब आप यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। तो आपके पास इथेनॉल वेपर्स, जब भी आप उसमें से हाइड्रोजन को लॉस करवाएंगे तो आपके पास एसेट एल्डिहाइड फॉर्म होगा। और ये कैसे होता है, जब आप अपने इस इथेनॉल वेपर्स को पास करवाते हैं इन कॉपर एंड निकल कपल, यानी कि आपका एक कैटलिस्ट है जो कि कॉपर और निकल को मिला के बनता है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ा के देना पड़ेगा अराउंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर आपका इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसेट एल्डिहाइड में, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। अब ये सारे आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि आपने यहाँ पर समझी हैं। अब हम बात करेंगे आपके यूजेस ऑफ इथेनॉल के ऊपर। अब इथेनॉल आपके पास सबसे पहले तो यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट, और ये आपके डिज़ोल्व करता है लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे गम्स, रेजिन्स, टिंक्चर्स, वार्निशेस एंड सो ऑन। सेकेंडली ये आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट बेवरेजेस। अब बीइंग अ मुस्लिम आपके पास इसको कंज्यूम करना हराम है, आप इसको नहीं कंज्यूम कर सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके पास इस्तेमाल फिर भी किया जाता है, और आप यहाँ पर इसको ऑब्टेन करते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स और फ्रूट्स। यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट तरीके से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बेवरेजेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब बीइंग अ मुस्लिम आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपके पास ये इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है। और थर्ड ये कि आपके पास यहाँ पर इसको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि आपके पास क्लोरोफॉर्म है, ईथर हैं, ईस्टर्स हैं। ये सारे आपके पास फॉर्म करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल आप अपने इथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं। और डीऑड्राइज इथेनॉल को आप यूज़ करते हैं एज अ बेस फॉर परफ्यूम्स। आप अपने परफ्यूम्स के अंदर इथेनॉल डाल सकते हैं। आपके पास जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं उसके अंदर भी इथेनॉल थोड़ा बहुत होता है। तो ये सारे आपके यूजेस हैं। फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है कि इट इज़ यूज फॉर लो टेम्परेचर थर्मामीटर्स, और आप इसको एज फ्यूल सब्सटीट्यूट भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपके थर्मामीटर हैं जिनके अंदर अल्कोहल डला होता है, अल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर होते हैं, उसमें आप अपने इथेनॉल को डाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपका कहता है कि इथेनॉल आपका इस्तेमाल किया जाता है एज एन इनर्ट सॉल्वेंट फॉर सर्टेन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और आपके पास इसको रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ सारे आपके यूजेस थे इथेनॉल के। और अब आपके पास अल्कोहल का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फिनॉल्स।
फिनॉल्स आपके पास अल्कोहल की ही तरह हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। फिनॉल्स, जिनको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ये आपके पास C6H5OH होते हैं। अब आप अपने बेंजीन में एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देंगे तो वो आपका फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और बेंजीन भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। आप क्या करते हैं, अपने डायरेक्टली अटैच कर देते हैं एरोमेटिक रिंग ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर। लाजमी नहीं है बेंजीन ही हो, लेकिन हम बेंजीन के अंदर अगर इस तरीके से काम करें तो आपको फिनॉल मिल जाता है। अब फिनॉल्स को भी हमने क्लासिफाई किया है एज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स एंड सो ऑन। अब अगर आपके पास यहाँ पर किसी भी एरोमेटिक कार्बन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, उस लिहाज से हम यहाँ पर अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो फिनॉल है जिसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं, अगर आपके पास डाईहाइड्रिक होगा उसको हम रीसोर्सिनॉल कहेंगे, ये आपका डाईहाइड्रिक फिनॉल के लिए होता है। और इसी तरीके से अगर आपके पास ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होगा तो उसको हम पायरोगैलॉल कहेंगे। ये आपके पास क्लासिफिकेशन है, ये आपके पास डिफरेंट कॉमन नेमिंग्स हैं। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। तो नॉमेनक्लेचर आपके पास क्या कहता है कि जितने भी आपके पास फिनॉल हैं उनके पास कोई ना कोई ट्रिवियल नेम सिस्टम है, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। आपके पास जैसे कि यहाँ पर कुछ नेम्स और भी मजीद हैं, जैसे कैटिकोल, रीसोर्सिनोल अभी हमने डिस्कस किया, पी-सिरॉल, ये आपके पास बहुत सारे कॉमन ट्रिवियल नेम्स हैं। तो जितने भी आपके सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स हैं ये जर्नली नेम होते हैं एज डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास जो OH ग्रुप्स है ये आपके पास बताती हैं कि आपके किस नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम के साथ वो अटैच है, और उस नंबर के लिहाज से आप अपने नाम लिखते हैं, आप अपना नॉमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं। तो आपका नंबर 1 जो है वो असाइन किया जाता है कार्बन बेरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी आपका जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वहां पर आप नंबर 1 असाइन कर देंगे। तो ये आपके पास सिंपल नॉमेनक्लेचर है, यानी कि आपके पास जो सिंपल फिनॉल है उसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा कार्बन एटम के साथ, और इस फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास OH आयन के अलावा कोई और भी हो, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो आप क्या करेंगे, पोजीशंस दे देंगे 1 वहां पर जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, फिर 2, 3, 4, यहाँ 4th पोजीशन पे आपके पास मौजूद है मिथाइल ग्रुप, तो इस वजह से आप यहाँ पर लिखेंगे 4 मिथाइल फिनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है पी क्रिसॉल। यहाँ पर आपके पास पी जो है वो पैरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है क्लोरीन की। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन तो OH आयन की मौजूद है, जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा वह वो कार्बन फर्स्ट माना जाएगा, और सेकंड में यहाँ क्लोरीन मौजूद है, इस वजह से 2 क्लोरोफिनॉल। इसी तरीके से आपके पास एक और नेम है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद हो, आपके पास ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये 3 पोजीशन है जो आपने चैप्टर 7 में डिस्कस की थी, चैप्टर 7 में पढ़ी थी। तो यहाँ पर अगर इस पोजीशन पे OH आयन मौजूद होगा तो इसको हम कहेंगे कैटिकोल। इसी तरीके से ये और भी डिफरेंट नेम्स हैं जो कि आपने खुद पढ़ने हैं अब आगे। ये लास्ट आपके पास है पिक्रिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2nd, 4th और 6th पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर पोजीशन के साथ लिखते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये आपके पास पिक्रिक एसिड भी कहलाया जाता है। ये तो आपके पास सिंपल फिनॉल्स थे, लेकिन अब अगर आपके फिनॉल्स अटैच हो जाएं नेफ्थलीन रिंग्स के साथ, यानी कि आपके पास जो कंपाउंड जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो, नेफ्थलीन रिंग्स आर बेसिकली आपके एक बेंजीन है और दूसरा बेंजीन तो है लेकिन उसके एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप अटैच्ड हुआ है, तो होते तो ये बेसिकली फिनॉल्स ही हैं, लेकिन आप इनको नेफ्थोल्स कहते हैं। आपके पास अगर इन नेफ्थलीन रिंग्स के साथ फर्स्ट पॉइंट पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड अगर होगा तो उसको आप कहेंगे 1 नेफ्थोल, या इसको अल्फा नेफ्थोल भी कहते हैं। अगर सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो 2 नेफ्थोल या बीटा नेफ्थोल कहेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था बेसिक आपके फिनॉल्स का। अब चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ कि किस तरीके से इनको हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला मेथड आपके पास है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको आप डाउन्स प्रोसेस भी कहते हैं। अब अगर क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है तो आप सबसे पहले उस बेंजीन को, क्लोरोबेंजीन को हीट करवाएंगे विद 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप वहां पर प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे। तो आपके पास सबसे पहले सोडियम फिन ऑक्साइड मिलेगा। आप उसको फर्दर कंटिन्यू करें हीट करना, तो आपके पास यहाँ पर मजीद हीटिंग करने के बाद
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपको फिनॉल मिल जाता है। यानी कि आपने क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाया NaOH के साथ और ये कंडीशंस आपने सारी दी, आपको सोडियम फिन ऑक्साइड मिल गया विद HCl। अब ये आपका फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू होगा और ये आपस में रिएक्ट करके आपको फिनॉल और NaCl बना के देंगे। ये आपका मेथड था, ये आपका प्रोसेस था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको आप डाउन्स प्रोसेस भी कह रहे थे। नेक्स्ट आपका है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट। आप फिनॉल को बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट, तो आप अपने बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज करवाएंगे विद सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका बेंजीन सल्फोनेट है, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में फ्यूज आपस में करवाएंगे। आप टेम्परेचर देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इन निकल क्रूसिबल्स, यानी ये एज अ कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सोडियम फिन ऑक्साइड मिल जाएगा सबसे पहले। अब जिस तरीके से ऊपर भी आपको ऊपर वाले रिएक्शन में सोडियम फिन ऑक्साइड मिल गया था, इस रिएक्शन में मजीद आपको सोडियम सल्फेट और वाटर मिलेगा। आप इस सोडियम फिन ऑक्साइड को मजीद कंटिन्यू हीट करेंगे, ट्रीट करेंगे विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपको फिर आपका फिनॉल मिल जाएगा। ये आपके पास जो मेथड है, ये वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम है आपके फ्रॉम क्लोरोबेंजीन की तरह, लेकिन यहाँ पर आपको इजाफी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो आपको फिनॉल और सोडियम क्लोराइड ये मिल जाएगा। तो ये कुछ आपके पास प्रिपरेशन के तरीके थे आपके फिनॉल को हासिल करने के। अब चलते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की क्या है? इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी एक ख़ास स्मेल होती है, ख़ास ऑर्डर होता है। ये आपका पॉइजनस भी है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 43 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फिनॉल को अगर आप 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हीट कर दें तो ये पानी के अंदर हल हो जाता है, आराम से मिक्सिबल होता है वाटर के अंदर इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी किसी भी मिकदार में आप डाल दें वो सारा का सारा उस पानी के अंदर हल हो जाएगा। ये आपकी है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। अब पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल क्योंकि आपका एसिडिक नेचर रखता है और ये एसिडिक नेचर होने की वजह से किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएगा, तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको सोडियम फिन ऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाटर भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट तो खैर नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर सोडियम फिन ऑक्साइड एक आपका सॉलिड फॉर्म में ही आपको मिलता है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो आपका जब भी वेपर ऑफ फिनॉल पास करवाएंगे ओवर रेड हॉट जिंक डस्ट, आप जिंक को डस्ट फॉर्म में ले लें, यानी कि आप उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दें और उसको बिल्कुल गर्म करके रेड हॉट कर दें, आपके पास जो फिनॉल है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर और जो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन इजाफी था वो आपके जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, हाइड्रोजनेशन। आप क्या करेंगे? रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस करवाएंगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो जब भी आप हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे, बबल्ड करवाएंगे थ्रू फिनॉल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, यानी ये जो निकल आपके पास कैटलिस्ट है इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें और आप फिर रिएक्शन करवाएं, तो आपको एक साइक्लोहेक्सानॉल मिल जाएगा। आपका फिनॉल जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके जितने भी हाइड्रोजन हैं उसके साथ अटैच हो जाएगा और आपको साइक्लोहेक्सानॉल मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन की। आप यहाँ पर जिस तरह हाइड्रोजनेशन कर रहे थे उसी तरह यहाँ हैलोजिनेशन करेंगे, यानी एडिशन ऑफ हैलोजेंस करवाएंगे आप। तो रिएक्शन अगर आप करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो आपका फिनॉल रैपिडली रिएक्ट करेगा विद ब्रोमीन और आपके पास यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिल जाएगा। यानी आपके पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अटैच थे इन सब के साथ हाइड्रोजन को निकाल के आपका ब्रोमीन अटैच होगा और साथ में आपके जो हाइड्रोजन निकले उनके साथ बकिया ब्रोमीन अटैच होके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। ये आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन था। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रेशन के ऊपर। नाइट्रेशन आपके पास दो रिएक्शन टाइप है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप रिएक्शन करवाते हैं विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दूसरा आप रिएक्शन करवाते हैं विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अगर आप फिनॉल को रिएक्ट करवाएंगे विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको दो नाइट्रोफिनॉल मिलेंगे, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो क्योंकि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आपके जो भी यहाँ पर रिएक्शन होगा उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेगा, खुद अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। आप अपने नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट को अगर रिएक्ट करवाएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको ऑर्थो
और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेंगे, साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। ये आपके पास था जब रिएक्शन आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की, तो आपके पास फिनॉल जब भी हीट करवाएंगे विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो हमेशा आपको 2, 4 और 6 पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच करके देगा, जिसको हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, और साथ में यहाँ पे भी आपको वाटर मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन आपके पास रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड है। ये भी आपके पास दो तरीके से रिएक्ट होता है। ज़ाहिर एसिड है, कंसनट्रेटेड भी होता है और डाइल्यूट भी होता है, लेकिन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखी जाती है। जब भी आप अपने फिनॉल को ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो आपके रिलेटिव प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाता है, बोथ ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनाता है फिनॉल के। और आपके पास जो सल्फोनिक एसिड है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इसको हीट किया जाए, तो आपके पास जो मेजर रेशो होगा वो ऑर्थोफिनॉल का होगा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड का। तो आपका फिनॉल जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और टेम्परेचर रेंज ये आप दे दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको ऑर्थो पे सल्फोनिक एसिड मिलेगा और कम माइनर प्रोडक्ट होगा जो कि आपको पैरा पोजीशन पे मिले। लेकिन अगर आप उसमें टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर अब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख दें, तो मेजर प्रोडक्ट आपको पैराफिनॉल मिलेगा, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, और माइनर प्रोडक्ट आपको ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ये आपके पास दो प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही लाजमी, लेकिन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर रेंज क्या होगी, उस लिहाज से एक ज़्यादा मिलेगा, एक कम मिकदार में मिलेगा। ये सारी थी आपके पास प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं आपके यूजेस पर। यूजेस आपके पास फिनॉल के सबसे पहले तो यूज़ होता है एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये आपके पास ज़्यादातर मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, प्लास्टिक, डिसइंफेक्टेंट, स्प्रेज एंड सो ऑन। ये सारे आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। जब आपको पिक्रिक एसिड चाहिए या एस्प्रीन चाहिए, तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपरेशन। और लास्ट यहाँ पर गिवन है कि आप इसको यूज़ करते हैं एज इंक प्रिजर्वेटिव। अगर आपको अपनी इंक को प्रिजर्व करना है, ज़ाहिर है आप कुछ लिखते हैं, वो अगर कुछ अरसे के बाद मिट ना जाए, तो उसमें आप फिनॉल का इजाफा करते हैं ताकि वो एज अ इंक प्रिजर्वेटिव काम करे, आपकी इंक मिटे ना। तो ये सारे आपके पास टॉपिक था फिनॉल से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि ईथर्स का है। अब ईथर्स क्या हैं? ईथर्स आपके पास एक ऐसे कंपाउंड है जिनका जर्नल फार्मूला आपका CnH2n+2 साथ में O ऐड है, यानी आप अल्केन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन को अटैच कर दें तो आपके पास ये ईथर्स बन जाते हैं। और ये बिल्कुल सेम रिजेंबल करते हैं एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, क्योंकि आपके बनते ही ये बेसिकली अल्कोहल्स हैं। आप क्या करते हैं, आप दो अल्कोहल लेते हैं, उसमें से एक का हाइड्रोजन निकालते हैं और दूसरे का OH निकालते हैं, तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद आपको ईथर मिल जाता है। ईथर का जर्नल फार्मूला ROR होता है, और ये आपके पास कहे जाते हैं अल्काइल ऑक्साइड्स, या इनको हम ये भी कहते हैं कि एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल्स हैं। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लिया। अब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अगर सेम होंगे ईथर के अंदर, दो अल्काइल ग्रुप अगर आपके पास सेम है, तो उस ईथर को हम कहते हैं सिमेट्रिकल या सिंपल, जैसे कि आपका इथाइल और ये भी इथाइल रेडिकल है। और अगर आपके पास दो डिफरेंट होते हैं ग्रुप्स, आप उसको फिर कहते हैं अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड, जैसे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है। तो ये आपका एक पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर कि इनको किस तरीके से नाम दिया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर सिंपल, इसका अगर कॉमन नेमिंग की बात की जाए तो कॉमन नेम इस तरीके से लिखा जाता है, पहले आप अल्काइल ग्रुप कहते हैं और उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच है उसको क्या कहते हैं। तो कॉमन नेम आगे हम डिस्कस करते हैं। दूसरा आपके पास IUPAC नेम सिस्टम है। IUPAC नेम सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा है। आप यहाँ पर अल्क ऑक्सी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ई को हटा के, यानी आप अल्केन ही रखते हैं, उससे पहले आप अल्क ऑक्सी का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किया है OR ग्रुप से। तो आपके पास यहाँ पर जितने भी ईथर्स हैं, इनमें से फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है। यहाँ पर आपके पास एक मिथाइल रेडिकल है, दूसरा भी मिथाइल रेडिकल है, इसलिए इसका कॉमन नेम हुआ डाई मिथाइल ईथर। और अगर इसका IUPAC नेम देखूँ तो पहले मैं मीथ, फिर ऑक्सी, फिर मीथेन। अल्केन जो है वो एज इट इज एंड में आएगा और पहले अल्क ऑक्सी लिखा जाएगा। तो मिथाइल है तो मीथ ऑक्सी मीथेन,
इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास मिथाइल है, साथ में अल्काइल अटैच है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हम ख्याल रखेंगे, या फिर हम छोटा पहले लिखेंगे मिथाइल जिसको हम मीथ, साथ में ऑक्सी एंड देन इथेन। अब यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि जो हमारे पास छोटा है यानी कि आपके पास जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है वो पहले आएगा, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं उसको हम पेरेंट अल्केन कहेंगे। तो जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है इट इज़ चूज एज अल्केन। यहाँ पर इसी तरीके से दोनों सेम अगर हैं तो डाई इथाइल ईथर या ईथ ऑक्सी इथेन, यहाँ पर मिथाइल और उसके बाद प्रोपाइल है तो आप मिथाइल प्रोपाइल ईथर, या आप इसमें देखेंगे छोटा कौन है तो छोटा यहाँ पर मिथाइल है तो मीथ ऑक्सी प्रोपेन। ये आपके पास तरीका है IUPAC और कॉमन नेमिंग का। इसी तरीके से यहाँ पर दो एग्जांपल्स और गिवन है, ये आप इसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेट चेन नहीं है, आपके पास ब्रांच आ गई यहाँ पर, सेकंड पोजीशन पे है इस वजह से 2। अब यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है मीथ ऑक्सी और पेरेंट अल्केन कौन सी प्रोपेन, और कॉमन नेम अगर लिखना है तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथेन। एंड सिमिलरली आपका इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शरी कार्बन है ये और साथ में इथाइल रेडिकल अटैच है, या सेकंड पोजीशन पे ही आपके पास मिथाइल भी है और सेकंड पोजीशन पे ही ईथ ऑक्सी प्रोपेन है। अब चलते हैं अपने डाई इथाइल ईथर के ऊपर, इसको थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है तो इसके कुछ मेथड्स हैं। आप इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो एक साइंटिस्ट है विलियमसन, उन्होंने प्रिपेयर किया था डाई इथाइल ईथर को फ्रॉम इथाइल अल्कोहल और उसको फिर कहा था विलियमसन सिंथेसिस। उन्होंने क्या किया था, ही यूज सोडियम मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मैं इथाइल अल्कोहल और सोडियम मेटल लेता हूँ तो आपके पास इथाइल अल्कोहल को जब भी मैं ट्रीट करूँगा सोडियम मेटालिक मेटल से तो आपके पास सोडियम ईथ ऑक्साइड फॉर्म होगा। आपके पास ये इथाइल अल्कोहल है, साथ में सोडियम मेटल है, जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम ईथ ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपके पास जो सोडियम ईथ ऑक्साइड है उसको फर्दर आप ट्रीट करेंगे विद इथाइल ब्रोमाइड ताकि आपको डाई इथाइल ईथर मिले। होगा क्या, आपके पास जो सोडियम ईथ ऑक्साइड है इसका सोडियम निकलेगा और यहाँ पर जो आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है इसका ब्रोमीन निकलेगा, जो एक एक आपके पास बॉन्ड खाली होगा वो आपस में रिएक्ट करके डाई इथाइल ईथर बन गया और साथ में सोडियम और ब्रोमीन मिलके सोडियम ब्रोमाइड बना लेंगे। ये आपके पास मेथड था बाय यूजिंग सोडियम मेटल। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करें इथाइल अल्कोहल के साथ तो आप अपने डाई इथाइल ईथर को फिर भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद सल्फ्यूरिक एसिड। होगा क्या, आपके पास यहाँ पर एक अल्कोहल है दूसरा भी अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है दोनों। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इनके वाटर को रिमूव कर देगा। तो आपके पास यहाँ पर जब पानी रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा, एक से OH आयन निकला एक से H आयन निकला और आपके पास जो बॉन्ड खाली हुए आप उसमें अटैच होके डाई इथाइल ईथर बना के दे देंगे। ये तो आपके पास दो मेथड थे बाय यूजिंग सोडियम एंड बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और भी यहाँ पर सेकंड है, अगर आप इथाइल क्लोराइड को यूज़ करें सिल्वर ऑक्साइड के साथ, यानी कि आपने अपने इथाइल क्लोराइड को हीट करवाया विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड तो आपको डाई इथाइल ईथर मिल जाता है। यह आपके पास इथाइल क्लोराइड है, यह आपका सिल्वर ऑक्साइड है। इसमें आप जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपका सिल्वर, दो सिल्वर और दो क्लोरीन आपके निकल के सिल्वर क्लोराइड बना के देंगे और आपके पास जो एक ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इस इथाइल ग्रुप को अपने साथ अटैच करके डाई इथाइल ईथर बना लेगा। ये आपके पास सेकंड मेथड था बाय यूजिंग इथाइल क्लोराइड एंड सिल्वर ऑक्साइड। ये कुछ थी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो आप यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस योर डाई इथाइल ईथर। अब चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है कि इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, ये फ़ौरन से आग पकड़ लेता है, इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, आपके पास ये आराम से मिक्स हो जाता है, किसी भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये आपके पास सॉल्युबल होता है इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल है इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन पे बात करते हैं। आपको जो डाई इथाइल ईथर है ये आपके पास रिलेटिवली अनरिएक्टिव होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी होने की वजह से ये इतना रिएक्टिव नहीं होता।
लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर स्टेबल बेशक है, आपके ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि अनशेयर्ड होते हैं ये पोजेस करता है ऑक्सीजन। आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और आपको एक ऑक्सोनियम आयन बना के देगा बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स। होगा क्या, ये आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड आया, इस हाइड्रोजन आयोडाइड ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके इसको फारिग किया और इस हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया और आपके जो आयोडीन था ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन से फारिग हो गया। अब क्योंकि आयोडीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जो आपका ऑक्सोनियम आयन है वो क्या करेगा, आपके पास इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड बना देगा बाय ब्रेकिंग द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। आपके पास ये ऑक्सोनियम आयन है, ये क्या करेगा, आयोडीन इस इथाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास इथाइल आयोडाइड अलग बना देगा। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और आपको वापस इथाइल अल्कोहल बना के देगा। और इसी तरीके से अगर हम इस इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो हमें मज़ीद इथाइल आयोडाइड मिलता है और साथ में वाटर मिल जाता है। ये आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड इस तरीके से सेम प्रोसेस वही करेगा और आपको इथाइल आयोडाइड बना के देगा। अब ऑक्सोनियम आयन क्या है, ऑक्सोनियम आयन आपके पास जब भी आपके पास ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होगा और वो मज़ीद 3 अदर एटम्स के साथ या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बॉन्ड हुआ होगा तो ऐसे ऑक्सीजन को आप कहेंगे ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। बाकी जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर के फॉर्म में मौजूद हैं और वो स्टेबल हैं, लेकिन अगर ये अपना एक पेयर किसी को दे के बॉन्ड बना लेगा तो अब ये अनस्टेबल हो जाएगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। तो ये सारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थी आपके पास। अब चलते हैं यूजेस की तरफ। यूजेस आपके पास क्या हैं, ईथर आपके पास भी एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करता है फॉर वैक्सेस, गम्स, रेजिन्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये आपके पास यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे इन वर्ट्स रिएक्शन। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट। इसको हम एज अ जर्नल एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मोकलेस पाउडर एंड आर्टिफिशियल सिल्क कोलोडियन, और ये एक्सप्लोड हो जाता है ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईली इनफ्लेमेबल नेचर। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये आपके पास हाईली इनफ्लेमेबल होता है, फ़ौरन आग पकड़ लेता है, इस वजह से ये एक्सप्लोड हो जाता है फ़ौरन। तो ईथर्स के ये सारे इस्तेमाल होते हैं, इस सारी यूजेस की वजह से आपके पास ईथर यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये 2 टॉपिक आपस में एक साथ एक जैसे ही हैं तो इनको एक साथ ही हमने स्टडी करना है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का जर्नल फार्मूला सेम होता है CnH2nO। इन दोनों का जर्नल फार्मूला सेम है लेकिन इन दोनों में मामूली सा फ़र्क है। अब पहले हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं। दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप सेम होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O दोनों के पास मौजूद होगा। इस बॉन्ड की वजह से इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। एल्डिहाइड्स के अंदर आपके पास 2 वैलेंसीज खाली होती हैं। अब एल्डिहाइड्स में आपके पास 2 में से एक आपके पास जो वैलेंसी है वो कार्बोनाइल कंपाउंड की सेटिस्फाई करता है हाइड्रोजन, यानी आपके पास एक जगह हाइड्रोजन मौजूद होगा और दूसरी जगह आपके पास अल्काइल रेडिकल यानी कि अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा। जबकि कीटोन के अंदर, कीटोन्स में आपके पास बोथ वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं बाय अल्काइल ग्रुप। तो मेरे पास अगर एल्डिहाइड की बात करूं तो एक फिक्स हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा और दूसरा आपके पास बॉन्ड अल्काइल ग्रुप कंज्यूम करेगा, लेकिन कीटोन्स के अंदर दोनों बॉन्ड्स आपके अल्काइल रेडिकल से ही पूरे किए जाते हैं। तो ये आपके पास कीटोन्स और एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO होता है, यानी कि आपके पास C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H होता है। कीटोन्स के अंदर आपके पास फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है सिर्फ। अब पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है वो आपके पास ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपके पास जो सफिक्स है वो IC एसिड आगे लग जाता है, यानी कि आप उसमें एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड कहेंगे, एसिड एल्डिहाइड को एसिटिक एसिड कहेंगे, इसी तरीके से प्रोपियोन एल्डिहाइड को प्रोपियोनिक एसिड कहेंगे। आप यहाँ पर सफिक्स IC एसिड लगाते हैं, एक एसिड। तो इसी तरीके से आप अपने फॉर्मल्डिहाइड में जब भी ऑक्सीजन का इजाफा करेंगे तो वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड एल्डिहाइड में ऑक्सीजन का इजाफा करेंगे तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से प्रोपियोन एल्डिहाइड में ऑक्सीजन का इजाफा करेंगे तो प्रोपियोनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, इसको इंडिकेट किया जाता है बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एक्सेट्रा। तो ये आपके पास अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा जो भी हैं, तो जो आपके पास CHO ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, अगर वो अल्फा कार्बन है तो पहले कार्बन को आप यहाँ पर अल्फा कार्बन कहेंगे। अगर CHO ग्रुप अटैच है सेकंड कार्बन के साथ तो आपके पास वो बीटा कार्बन कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल गिवन है, आपके पास CHO ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ तो इसलिए अल्फा हो गया। अब आपके पास ये ग्रुप अटैच तो इसके साथ है अल्फा के साथ, लेकिन जो मिथाइल रेडिकल है ये बीटा के साथ अटैच है, तो इसमें जब नाम लिखेंगे तो ये मिथाइल रेडिकल अल्फा के साथ ही अटैच है, तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 कार्बन है, हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास अल्फा के साथ तो CHO ग्रुप है लेकिन बीटा के साथ मिथाइल है, तो बीटा मिथाइल और आगे ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये इसकी कॉमन नेमिंग थी। अब चलते हैं हम IUPAC नेमिंग की तरफ। अब IUPAC नेमिंग सिस्टम के अंदर आपके जो एल्डिहाइड्स हैं इनको हम नेम देते हैं आफ्टर द नेम ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन। अल्केन का जो E है उसको हटा के हम सफिक्स लगा देते हैं AL, और यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसके साथ CHO ग्रुप अटैच है इसको चूज किया जाता है एज द पेरेंट अल्केन। आगे सारे वही आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन जो IUPAC नेम के होते हैं, और पोजीशन जो आप रखते हैं सब्स्टिट्यूएंट की उसको इंडिकेट किया जाता है बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ये आपके पास जो कार्बन एटम है जिसके साथ CHO ग्रुप अटैच होगा उसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर किया जाएगा। ये वही आगे आपके IUPAC नेम जितने भी देखेंगे सब में एक ही बात करते हैं, सब में एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं मिथेनॉल की जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, या हम बात करते हैं इथेनॉल की जिसको एसिड एल्डिहाइड कहते हैं, अगर हम 3 कार्बन की चेन की बात करें तो आपका ये जो CHO है इसके कार्बन को इंक्लूड करके आपके पास प्रोपेनॉल आएगा, 3 कार्बन है। इसी तरीके से आपके पास पेंटानॉल 5 अगर कार्बन हो, इसको हम वेलर एल्डिहाइड भी कहते हैं, इसका एक और नाम है। इसी तरीके से आपके पास अगर यहाँ पर 4 कार्बन आइटम है लेकिन दूसरे कार्बन के साथ आपके यहाँ पर मिथाइल रेडिकल अटैच है तो 2 मिथाइल और 4 हैं तो ब्यूटेनॉल, और सिमिलरली आपके पास 4 मिथाइल पेंटानॉल। ये सारी एग्जांपल्स थी आपके नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स की। तो कीटोन्स का जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है उसमें आप कीटोन के नाम सिंपल उस तरीके से रखते हैं कि जो भी आपके पास नेम होता है अल्काइल ग्रुप का अटैच किया जाता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, उसके आगे आप अपना कीटोन का वर्ड ऐड कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप कीटोन के अंदर सेम होंगे तो कीटोन आपके पास सिंपल और सिमेट्रिकल कहा जाएगा। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे जिस तरह हमारे ईथर्स में था तो आपके पास उसे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहा जाएगा या मिक्स्ड कीटोन कहा जाएगा। ये थे आपके पास कॉमन नेमिंग या ट्रिवियल नेमिंग का तरीका। IUPAC नेम ऑफ कीटोन्स अगर देखें तो इस सिस्टम के अंदर उसी तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है इसको एज अ पेरेंट अल्केन लिया जाता है, और जो कीटोन है इसके नाम को रिप्लेस किया जाता है E की बजाय आप अपने पेरेंट अल्केन में नाम लगाते हैं ओन का। तो आपके पास एल्डिहाइड में AL था, कीटोन में ओन का सफिक्स ऐड किया जाता है, और जो आपके पास पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है उसको इंडिकेट किया जाता है बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ वो अटैच्ड हैं, और जो कार्बोनाइल ग्रुप आपका जिस कार्बन के साथ अटैच है तो उसे आप लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, यानी 1 नंबर उस कार्बन का होगा जिसके सबसे करीब आपका कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कीटोन है, एक मिथाइल रेडिकल इधर है, दूसरा मिथाइल रेडिकल इधर है, और आपके पास C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। तो इसको हम डाई, क्योंकि 2 हैं सेम है, मिथाइल कीटोन का वर्ड यूज करेंगे, इसे हम कॉमनली कहते हैं एसीटोन। और अगर IUPAC नेम की बात करूं तो 2 प्रोपेनॉन, क्योंकि प्रोपेन आपके पास यहाँ पर अल्केन है, इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं प्रोपेन 2 ओन। तो ये नेमिंग करने के डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट तरीके हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है मिथाइल इथाइल कीटोन। यहाँ पर आपके पास एक मिथाइल और यहाँ पर इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल कीटोन, या 4 कार्बन है तो सेकंड नंबर पे आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है, 2 ब्यूटेनॉन जिसको आप ब्यूटेन 2 ओन भी कहते हैं। और इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पर आपको गिवन है, जैसे कि आपके पास मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, यहाँ पर आपके पास सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन मौजूद है तो मिथाइल, और 3 यहाँ पर है प्रोपाइल,
कीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसका IUPAC नेम देखूं तो सेकंड पोजीशन पे आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5, तो पेंटेन 2 ओन। एंड सिमिलरली आपके पास सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल हैं, 2 हैं तो डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन 3 ओन। और यहाँ पर बात करें तो आपके पास डाई इथाइल, यहाँ पर आपके पास 2 इथाइल हैं, डाई इथाइल कीटोन या पेंटेन 3 ओन। और लास्ट एग्जांपल आपके पास है फिफ्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं तो 5,5 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है हेक्सेन, और थर्ड पोजीशन पे आपके पास ऑक्सीजन है तो 3 ओन। ये आपके पास कीटोन का नेमिंग सिस्टम था। अब हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, यानी कि अब हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का एक आपके पास एग्जांपल है। फॉर्मेल्डिहाइड को आप मिथेनॉल भी कहते हैं, इसका जनरल फार्मूला HCHO होता है, और ये कॉमनली आपके पास 40% एक्वस सोल्यूशन में अवेलेबल होता है। ये आपका फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड सीरीज का ये पहला मेंबर है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड है बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब आप इसको लार्ज स्केल पे किस तरीके से बनाते हैं, आप मिथेनॉल को ऑब्टेन करते हैं बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल वेपर्स। आप मिथेनॉल के वेपर्स लेते हैं, उसको एयर के साथ पास करवाते हैं ओवर हीटेड कैटलिस्ट। हीटेड कैटलिस्ट आपके पास कॉपर ऑक्साइड और मोल्बिडियम ऑक्साइड है। एट अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो आपके पास रिएक्शन के बाद मिथेनॉल आपका लूज करता है अपने हाइड्रोजन को और आपका प्रोड्यूस करता है मिथेनॉल। ये हाइड्रोजन आपके पास इस हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बना के देगा, और ये बॉन्ड और ऑक्सीजन का एक जो बॉन्ड हाइड्रोजन से खाली हुआ वो आपस में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके आपको फॉर्मएल्डिहाइड बना के देंगे। अब इस फॉर्मएल्डिहाइड को आप एब्जॉर्ब करवाते हैं वाटर के अंदर टू गेट इट्स एक्वस सोल्यूशन। ये तो आपके पास फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड के ऊपर बात करें, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब जब भी आप अपने मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे टू फॉर्म फॉर्मएल्डिहाइड, अभी किस तरीके से होगा, बाय हीटिंग मिथाइल अल्कोहल विद अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिक्सचर आपका हमेशा इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आपको ऑक्सीजन मिले, और ऑक्सीजन आप यूज़ करेंगे फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास जो होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी और आपको फॉर्मएल्डिहाइड मिलेगा। मिथेनॉल के साथ ये ऑक्सीजन मिलके आपको फॉर्मएल्डिहाइड बना के देगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देगा। और अगर इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन को कंटिन्यू रखें तो आपके पास यहाँ पर जो मिथेनॉल आया है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और आपको फॉर्मिक एसिड बना के देगा। इसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये आपके पास सेकंड मेथड था, सेकंड प्रिपरेशन थी। अब चलते हैं थर्ड प्रिपरेशन की तरफ, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। अगर आप अपने कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिलेशन कर दें, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब उसके साथ और कुछ ना हो, तो आपके पास ये वेपर्स बना के देगा फॉर्मएल्डिहाइड के। किस तरीके से होगा, आपने अपने कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करवाया इन डिस्टिलेशन कॉलम, तो आपका ये जो कैल्शियम है ये मज़ीद आपके 3 ऑक्सीजन को अपने साथ लेके, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, इन 3 ऑक्सीजन को लेके आपके पास एक कार्बन को अलग करेगा, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब पीछे आपके पास यहाँ पर जो एक बॉन्ड बचा वो ये हाइड्रोजन उस बॉन्ड की जगह आएगा और आपको HCH डबल बॉन्ड O बना के देगा, विच इज़ फॉर्मएल्डिहाइड। तो ये सारी आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के मेथड्स थे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी फॉर्मएल्डिहाइड की, सबसे पहले तो ये गैस है एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, और इसको अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कंडेंस करना पड़ेगा एट -21 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, और ये आपके पास रेडिली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। और एक्वस सोल्यूशन जो आपका मौजूद होता है ये पेनिट्रेटिंग सफोकेटिंग ऑर्डर रखता है। पेनिट्रेटिंग का मतलब चुभने वाला और सफोकेटिंग का मतलब जिसमें दम घुटता हो, तो इस तरह के इसका ऑर्डर होता है, इस तरह की इसकी स्मेल होती है। और अगर हम इस सोल्यूशन को इवेपोरेट करवा दें तो इवेपोरेटिंग करने पर आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पीछे रह जाता है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहते हैं पैरा फॉर्मएल्डिहाइड। ये पैरा फॉर्मएल्डिहाइड का आपके पास जनरल फार्मूला है, ये आपको आफ्टर इवेपोरेटिंग क्रिस्टलाइजेशन के बाद मिल जाता है। ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप।
यानी कि आप उसी सोल्यूशन के थ्रू पोटेशियम क्रोमेट और कंसनट्रेटेड H2SO4 का सोल्यूशन लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, उसके थ्रू आपको ऑक्सीजन मिलता है, आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको अब यहाँ पर फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा डायरेक्ट। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इस हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच होगा और आपको साथ में OH आयन बना के देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है एडिशन एट कार्बोनाइल, यानी आप कार्बोनाइल बॉन्ड के अंदर मजीद अपना बॉन्ड ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो जो आपके पास कार्बोनाइल बॉन्ड है उसके अंदर अगर गौर करें तो आपका एक पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड होता है, और ये एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड के साथ मिलके बना होता है डबल बॉन्ड। अब क्योंकि ये पोलर आपके पास फॉर्मेशन करता है, पोलराइज्ड होता है कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसके अंदर एडिशन ऑफ वेरियस रेजेंट अक्रॉस द कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव हाइड्रोजन, यानी जो इसके अंदर हाइड्रोजन होगा जितना एक्टिव होगा उस लिहाज से इसको हम कैरेक्टराइज करेंगे, उस लिहाज से हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो जर्नल रिएक्शन आपके पास इस टाइप के होते हैं उसमें बेसिकली होता क्या है, आपके पास यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मौजूद है। अगर एक आपके पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन आपस में कंपाउंड बना के अटैच हो गए आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव आयन इस ऑक्सीजन जो कि पार्शियल नेगेटिव है उसके साथ अटैच होगा, और यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है इस बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह ये अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन अपनी जगह मौजूद है, एक बॉन्ड अल्काइल ग्रुप का अपनी जगह मौजूद है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो बी था यानी नेगेटिव आयन था वो बॉन्ड ब्रेक करके आपका डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर आ गया, और साथ में जो आपका पॉजिटिव आयन था ये ऑक्सीजन के साथ मिलके इसके साथ अटैच हो गया। तो ये आपका जर्नल फार्मूला था, जर्नल रिएक्शन था। अब इसको हम स्टडी करते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर कि आपके ये जो एडिशन रिएक्शन हो रहा है मिथेनॉल के साथ तो वो किस तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ HCN जिसको आप हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, अगर आप एडिशन रिएक्शन करवाएंगे अपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो आपके पास यहाँ पर ये रिएक्शन इनिशिएट होगा बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपके पास कौन करेगा, ये CN मॉलिक्यूल करेगा, और ये आपके पास इस कार्बन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन जो कि पार्शियल नेगेटिव है इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा सिंगल बॉन्ड में, और जो एक बॉन्ड आपके पास यहाँ पर आया उसके साथ ये CN मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर OH आयन बना लेगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपका एडिशन रिएक्शन हुआ है, और इस एडिशन प्रोडक्ट को आप कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये आपके पास एडिशन रिएक्शन था। सेकंड एडिशन रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोऑक्सिल अमाइन, यानी कि आपके पास अमाइन रेडिकल है, अमाइन ग्रुप है एक, आपका फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर लेगा हाइड्रोऑक्सिल अमाइन को टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं ऑक्साइम। अब होगा क्या आपके पास यहाँ पर, ये H बॉन्ड C बॉन्ड H, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया। आपके पास यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है आपका इसका एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर आएगा, और आपके नाइट्रोजन के साथ एक जो हाइड्रोजन बच गया वो इस तरीके से अटैच हो जाएगा, और क्योंकि ये OH आयन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच था तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया। यही कुछ यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास बना हुआ है, सेम वही है, बस ऑर्डर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। ये लेकिन एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट है। स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको स्लोली रिएक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और स्लोली आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा और आपको यहाँ पर ऑक्साइम मिल जाएगा, साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। ये जो आपके पास ऑक्साइम है बेसिकली इट इज़ फॉर्मल्डिहाइड अमाइन। तो फॉर्मल्डिहाइड में जहाँ पर ऑक्सीजन हुआ करता था वहाँ पर अब NOH ग्रुप मौजूद है। ये सारे रिएक्शंस हैं जो कि आपको याद करने, जो कि आपको समझने हैं। याद करने से पहले जब तक आप इनको समझेंगे नहीं आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। यहाँ पर सिंपल आपको ये देखना है कि रिएक्शन हो कैसे रहा है और आपके पास किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, फिर आपको खुद ही सारी साइंस समझ आ जाएगी, सारी केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास टाइप है एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन आपके पास एक कंपाउंड है जो आपके रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ऐड करवाया जाता है। आप फिनाइल हाइड्रोजन को नॉर्मल तरीके से ऐड करवाते हैं टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट्स जिसको आप फिनाइल हाइड्रोजोन कहते हैं। तो बेसिकली उसी तरीके से यहाँ पर सारा काम हो रहा है। आप अपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपना फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो आपको इस तरीके का एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। जिस तरीके से ऊपर मैंने रिएक्शन समझाया उसी तरीके से यहाँ पर भी एडिशन हुआ है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा और एंड में आपको
फिनाइल हाइड्राजोन मिल जाएगा, साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। एंड सिमिलरली आपके पास एडिशन ऑफ अल्कोहल अगर किया जाए तो एडिशन ऑफ अल्कोहल भी आपके पास फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ऐड करने पर, इथाइल अल्कोहल हम अल्कोहल को नॉर्मली कहते हैं, तो इसके दो स्टेजेस होंगे। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको हेमी एसिटल मिलेगा और सेकंड स्टेज में जाके आपको एसिटल मिलेगा। तो सिंपली आपने अपने फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया अपने इथाइल अल्कोहल के साथ। जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप हेमी एसिटल कह रहे हैं। इसमें सिंपली आपके पास ये सारे कंपाउंड मर्ज हो गए, ऐड हो गए, और सेकंड स्टेप में आपके पास ये जो हेमी एसिटल है इसको आप फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको यहाँ पर एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप एसिटल कहेंगे। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी की कुछ टाइप्स थी। एडिशन ऑफ कार्बोनाइल आपका ग्रुप था सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन में आप अगर रिएक्ट करवाते हैं अपने फॉर्मल्डिहाइड को तो जितने भी आपके पास एल्डिहाइड्स हैं जब गर्म करके फैलिंग सोल्यूशन में ऐड करवाए जाएंगे तो रेड प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे कुप्रस ऑक्साइड के। तो ये आपके पास आपका फॉर्मल्डिहाइड है। आपका फैलिंग सोल्यूशन ये होता है जिसमें आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो आपके पास सोडियम फॉर्मेट बनता है, साथ में आपके पास जो कुप्रस ऑक्साइड है ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, और आपका पानी उसी सोल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कैनिज़ारो रिएक्शन की। कैनिज़ारो रिएक्शन आपके पास क्या है, आपका ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सेल्फ एडिशन रिएक्शन हो रहा है और इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अब होता क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड कोई भी रिएक्शन नहीं करता, खास तौर पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं करता। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप लोगों ने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको बाद में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बस ये एक कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन है जो कि आपका अल्फा हाइड्रोजन के ना होने की वजह से होता है। लेकिन अगर आप अपने फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट करवाएं विद स्ट्रॉन्ग अल्कली तो आपका एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज रिड्यूस, यानी आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा एक मॉलिक्यूल, और दूसरा जो आपका मिथेनॉल है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये आपके पास ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा और इस टाइप के रिएक्शन को, इस सेल्फ एडिशन रिएक्शन को आप कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन रखा गया है। इसमें होता क्या है, आप अपना फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, आप अपने पास दूसरा फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, तो आपके पास अब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आपको एक मिथेनॉल मिल रहा है और दूसरा सोडियम फॉर्मेट मिल रहा है। एडिशन हो रही है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है साथ में। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास रिडक्शन ऑफ मिथेनॉल टू मिथेनॉल। अब यहाँ पर आपके पास जो मिथेनॉल है उसको कन्वर्ट करना है अगर मिथेनॉल में, तो हाइड्रोजन आपके पास ऐड किया जाता है कार्बोनाइल ग्रुप में जो कि एल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप होता है, बाय यूजिंग सम रिएजेंट व्हिच लिबरेट्स नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन को आप यूज़ करते हैं फॉर दिस रिएक्शन क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन इतने आराम से रिएक्ट नहीं करता। तो नेसेंट हाइड्रोजन के लिए या तो आप सोडियम अमलगम का मिक्सचर लेते हैं, दैट इज सोडियम एंड मरकरी मिक्सचर, इसको आप वाटर के साथ ऐड करवाते हैं, या फिर आप अपने सोडियम और अल्कोहल का मिक्सचर लेते हैं जिससे आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है और फिर आपका रिडक्शन रिएक्शन होके आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है मिथेनॉल ये कन्वर्ट करके देता है मिथाइल अल्कोहल के अंदर जिसको आप मिथेनॉल कहते हैं। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है आपके पास, पॉलीमराइजेशन कहते हैं आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना लार्ज मॉलिक्यूल्स में, यानी कि आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स में, आप उनका साइज बढ़ा देते हैं या आप उनके चेन फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग टू फॉर्म ट्रिमर। ये जो ट्रिमर है इसको आप कहते हैं मेटा फॉर्मल्डिहाइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने एक फॉर्मल्डिहाइड लिया सिंपल, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करवाया तो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रांच बना ली, इन्होंने आपस में रिएक्शन कर लिया और जो आपका डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो ये फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया आपके ट्रिमर में जिसको आप मेटा फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं और ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं अपनी सेवंथ प्रॉपर्टी की तरफ, रिएक्शन विद टोलेंस रेजेंट। तो टोलेंस रेजेंट क्या है ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं। टोलेंस रेजेंट आपके पास एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को कहा जाता है। आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है जब रिएक्ट करवाते हैं टोलेंस रेजेंट के साथ तो टोलेंस रेजेंट आपको
रिएक्ट करवाने पर मेटालिक सिल्वर रिड्यूस करके देता है विच इज डिपॉजिटेड ऑन फाइन स्मूथ सरफेस, जिसको आप सिल्वर मिरर भी कहते हैं। आप अपनी एक स्मूथ सरफेस पे ये जो रिएक्शन मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है इसको आप रख दें तो वो आपको एक सिल्वर मिरर फॉर्म करके देगा, उसमें आप चीज़ें रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। अब जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज करवाया टू फॉर्म फॉर्मिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड बाद में आपको अमोनियम फॉर्मेट बना के देगा। तो ये आपका पूरा रिएक्शन था। अब टॉलेंस रिएजेंट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और आपके पास जब ये इस तरीके से रिएक्शन होता है तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, और बाद में इन वाइट प्रेसिपिटेट्स को जो कि आपके पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड के हैं इसको आप डिसॉल्व करवाते हैं बाय एडिंग अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके टॉलेंस रीजन की प्रिपरेशन है। अब ज़रा इनकी इक्वेशन जल्दी से देख लेते हैं। आपके पास सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड और आपका सोडियम नाइट्रेट मिल गया। अभी जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है इसको हमने रिएक्ट करवाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड ये कंपाउंड मिल गया, साथ में आपके वाटर मॉलिक्यूल। ये आपके पास टॉलेंस रेजेंट है। इसे आप रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो जब आप इसको एट वार्म टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाएंगे तो आपका सिल्वर अलग हो जाएगा, आपके पास अमोनियम फॉर्मेट आ जाएगा, साथ में अमोनिया और वाटर आपके पास ये अलग हो गए। तो ये रिएक्शन था आपका टॉलेंस रेजेंट का। अब चलते हैं अपने यूजेस की तरफ। यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड हमारे क्या हैं? तो किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर आपके पास अगर 40% फॉर्मेल्डिहाइड है उसको आप फॉर्मेलिन कहते हैं। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, फॉर्मेलिन है ये, और ये आपके पास यूज़ किया जाता है फॉर प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, और हम इसको एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेनली यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस रेजिन्स एंड सिंथेटिक प्लास्टिक्स, जैसे कि आपके पास यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, इसे आप बाय कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा आपके पास बेकलाइट है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल, और तीसरा आपके पास है मेल अमाइन। तो ये कुछ आपके पास कंपाउंड्स हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड की मदद से आप बनाते हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ड्राइंग ऑयल्स एंड डाइज, ताकि आपके पास जो ऑयल या डाई रंग हैं वो आपके पास ड्राई हो जाएं, खुश्क हो जाएं। ये आपके पास सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन, तो आपके पास एंटी पोलियो वैक्सीन के प्रोसेस के अंदर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके पास फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ अगर फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करवाया जाए तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाईली एक्सप्लोजिव साइक्लोनाइड। ये आपका यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव था। तो ये आपकी एक और यूज़ है आपके फॉर्मेल्डिहाइड का। यहाँ पर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है एसीटोन की। अब एसीटोन जो है वो बेसिक मेंबर ऑफ कीटोन है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आपको पता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R होता है। इसका IUPAC नेम जो है वो प्रोपेनॉन है, जिसको आप डायमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। इसका कमर्शियल नेम एसीटोन है और ये आपके पास ब्लड और यूरिन के अंदर बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। और जो डायबिटीज़ है, डायबिटिक मेलिटस को हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ एसीटोन है ये इंक्रीज हो जाती है डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर। ये सारा इसका इंट्रोडक्शन था। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से इसको हम इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं। तो पहला मेथड आपके पास है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। एसीटोन को आप प्रिपेयर करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अब आप इसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन आपके पास होगी और आपके पास लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर टेक प्लेस करेंगे। आपके पास ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, इसमें आपने उसी सेम सोल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट और आपके पास यहाँ पर इसकी मदद से ऑक्सीजन जो मिला ये रिएक्ट करेगा आपके पास सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल के साथ। आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करवा के ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ये दोनों निकल के आपको वाटर मॉलिक्यूल बना के देंगे और ये आपके पास डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ मिला के बन जाएगा। ये आपके पास एक तरीका था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। सेकंड मेथड आपके पास है बाय पायरोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड। अब पायरोलिसिस आप कहते हैं हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप अपने वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड को पास करवाएंगे ओवर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको एसीटोन मिल जाएगा। ये आपके पास एसिटिक एसिड है, जब आपने इसको रिएक्ट करवाया, हीट किया, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग से मिले और पीछे आपके पास एसीटोन रह गया।
इसी तरीके से आपके पास थर्ड मेथड है बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। आप अपने कैल्शियम एसीटेट को डिस्टिलेशन के थ्रू, आपकी ड्राई डिस्टिलेशन होगी, जब आप इसको डिस्टिलेट करवाएंगे तो आपको पीछे एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। आपका एक कैल्शियम ये, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन इसके और एक ऑक्सीजन ये। जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 यानी कि एसीटोन मिल जाएगा। ये तो थे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के किस तरीके से आप इनको हासिल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये आपके पास कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं विद पेक्यूलर स्मेल, यानी आपके पास इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर स्मेल होती है। इसके अलावा इनकी क्योंकि एक ख़ास स्मेल होती है, इनको आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इट इज़ मिक्सिबल विद अल्कोहल, ये आपके अल्कोहल के अंदर आराम से मिक्स हो जाते हैं, ईथर्स के अंदर भी और वाटर के अंदर भी। इनका बॉइलिंग पॉइंट 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी 0.792 है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर बात करें तो आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी रिडक्शन। एसीटोन रिड्यूस हो जाता है टू सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा? पैलेडियम। तो यहाँ पर आपके पास पैलेडियम को हीट किया जाए, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पूरे रिएक्शन को किया जाए तो आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, और ऐड होने पर आपको यहाँ पर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बना के दे देता है आपका एसीटोन। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपके पास उसी तरीके से एसीटोन ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आपके पास मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है, और ये आपको एंड में एसिटिक एसिड फॉर्म करके देते हैं। आपके पास ये वही मिक्सचर है जो ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है। जब आपके पास ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये ऑक्सीजन इस एसीटोन के साथ रिएक्ट करके आपको एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बना के देगा। ये आपके पास ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। एसीटोन जब भी आप उसको हीट करेंगे विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो आपको येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयोडोफॉर्म मिलेंगे। ये आपका एसीटोन है, इसको आपने रिएक्ट करवाया विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो आपको आयोडोफॉर्म मिल गया। साथ ही साथ आपको सोडियम एसिटेट मिल गया और NaI सोडियम आयोडाइड, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी आपको मिल जाता है। तो बेसिक हमें चाहिए था आयोडोफॉर्म, वो आपके पास इस तरीके से मिल जाता है। ये आपकी एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इस किताब की हमने डिस्कस कर ली। अब इनके यूजेस को डिस्कस करते हैं। आपके पास यहाँ पर एसीटोन यूज किया जाता है एज सॉल्वेंट फॉर एसिटाइलिन, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट एंड सेल्यूलॉइड। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ एसिटाइलिन इन सोल्यूशन फॉर्म। आप अपने एसिटाइलिन को अगर स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको एसीटोन डालना पड़ेगा ताकि आपके पास ये स्टोर हो जाए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। ये आपके पास मजीद आर्टिफिशियल सेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्रिपरेशन के लिए। इट इज़ यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर्स। जो आप नेल पॉलिश अगर लगाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए आपको एसीटोन चाहिए होता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मोकलेस गन पाउडर और आपका सिंथेटिक रबर। इसके लिए भी आप अपने एसीटोन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी सारी यूजेस आपके एसीटोन से रिलेटेड, और यहाँ पर आपका टॉपिक एसीटोन का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कार्बोजाइलिक एसिड। अब कार्बोजाइलिक एसिड आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बोजाइल ग्रुप होता है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोजाइल ग्रुप होता है उसे हम कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। अब जो कार्बोजाइल आपके पास ग्रुप है, इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ या कम्बिनेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो आपके पास COOH एक ग्रुप बनता है जिसको आप कार्बोजाइल ग्रुप कहते हैं। अब ये कार्बोजाइल ग्रुप जिस भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगा, उसको आप कार्बोजाइल कंपाउंड कहेंगे या आपके पास कार्बोजाइलिक एसिड उनको कहा जाएगा। अब जो आपके कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ एक कार्बोजाइल ग्रुप होता है उनको हम मोनोकार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं, और इसी तरीके से 2 या 3 कार्बोजाइल ग्रुप होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उनको हम डाई कार्बोजाइलिक या ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड का नाम देंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ एक मोनोकार्बोजाइलिक एसिड को डिस्कस करेंगे, बाकी हम नहीं डिस्कस करेंगे। मोनोकार्बोजाइलिक एसिड आपके पास सैचुरेटेड होते हैं। तो जो सैचुरेटेड मोनोकार्बोजाइलिक एसिड हैं इनको आप एज फैटी एसिड भी रेफर करते हैं। और इनको हम फैटी एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ हायर मेंबर्स जैसे कि पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड है, ये अकर होता है फैट्स के अंदर। इनका जर्नल फार्मूला आपके पास है CnH2n+1 COOH, यानी कि ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है इसको अगर यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करें तो RCOOH इसका जर्नल फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की।
नॉमेनक्लेचर में आपके पास कॉमन नेम आता है। कॉमन नेम आपके मोनो कार्बोजाइलिक एसिड के उनके सोर्स जहाँ से वो आया वहाँ के मुताबिक नाम रखे गए, ना कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो फॉर्मिक एसिड है, ये नाम इस वजह से रखा गया क्योंकि ये सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था बाय द डिस्टिलेशन ऑफ आंट्स। आंट को हम लैटिन वर्ड में कहते हैं फॉर्मिका। और इसी तरीके से एसिटिक एसिड आपके पास ज़्यादातर विनेगर में पाया जाता है और विनेगर का लैटिन वर्ड आपके पास है एसिटम। तो यहाँ पर इनके कॉमन नेम रखे गए अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज, ना कि उनके केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो जहाँ से जो चीज़ ऑब्टेन हुई वहाँ से उनका नाम कॉमन नेमिंग में रख दिया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल आपको बना के दिया गया है कि फॉर्मिक एसिड आपके पास आंट्स में पाया जाता है, एसिटिक एसिड आपके विनेगर, प्रोपियोनिक एसिड, इसी तरीके से ब्यूट्रिक एसिड, वैलरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी आपकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। तो ये सारे इनके सोर्सेज हैं जहाँ से आपने इनके नाम डिसाइड कर लिए, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम इनका रख लिया। इसी तरीके से आपकी जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है इसको इंडिकेट किया जाता है बाय ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा एंड सो ऑन। तो जो आपके पास अल्फा कार्बन है ये वो कार्बन है जो कि आपके कार्बोजाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो उसी तरीके से जैसे पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, आपके पास यहाँ पर भी कार्बोजाइल ग्रुप जिसके साथ अटैच है कार्बन के साथ वो अल्फा कार्बन है। और यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स उसी तरीके से दी हुई हैं कि आपके अल्फा कार्बन के साथ अगर कार्बोजाइल ग्रुप अटैच है और आपके पास मिथाइल रेडिकल भी उसके साथ अटैच है तो अल्फा मिथाइल ब्यूट्रिक एसिड, क्योंकि 4 आपके पास कार्बन है। यहाँ पर इसी तरीके से अल्फा, अब यहाँ OH आयन मौजूद है तो हाइड्रो ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली आपके पास अल्फा और बीटा दोनों पे मिथाइल, तो डाई मिथाइल आपके पास टोटल 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन आपके पास है तो आपके पास इस वजह से डाई मिथाइल वैलरिक एसिड, इसको आप 2,3 डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स थी कॉमन नेम्स की। अब चलते हैं IUPAC नेम के ऊपर। तो IUPAC नेम उसी तरीके से यूजुअल पैटर्न अपना रखता है, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन होगी उसको आप कार्बोजाइल के साथ अगर अटैच है तो वो आपकी पैरेंट अल्केन कंसीडर की जाएगी। तो जो आपका एसिड नेम है उसे रिप्लेस करेंगे ई से, जो अल्केन का ई है उसे आप एसिड से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर उसकी जगह ओइक एसिड लगाएंगे। और यहाँ पर कुछ आपको IUPAC नेम्स गिवन है, जैसे कि आपके पास फॉर्मिक एसिड है, इसका IUPAC नेम होता है मिथानोइक एसिड, ई हटा के ओइक एसिड आप लगाते हैं। इसी तरीके से एसिटिक एसिड है तो इथानोइक एसिड एंड लिस्ट गोज ऑन। तो ये आपके पास इस तरीके से नेमिंग सिस्टम है IUPAC और कॉमन नेम का। जो आपकी पोजीशन होगी सब्स्टिट्यूएंट की उसको इंडिकेट किया जाएगा बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप अटैच है, और जो आपके पास कार्बोजाइलिक ग्रुप अटैच जिसके साथ होगा उस कार्बन को आप नंबर 1 कार्बन का नाम देंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि आपके यहाँ पर 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड है, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे मिथाइल रेडिकल मौजूद है, इस वजह से 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ 4th पोजीशन पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो 4,4 डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड, क्योंकि 5 आपके पास कार्बन की चेन है। इसी तरीके से 2nd पे आपका 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड और यहाँ 3rd क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। ये सारा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं एसिटिक एसिड की। अब एसिटिक एसिड जिसको हम इथानोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका जर्नल फार्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से, ये आपके पास CH3COOH एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड मेनली आपके पास विनेगर के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है और विनेगर का लैटिन वर्ड आपका एसिटम है, जिस वजह से इसका ये कॉमन नेम रख दिया गया था। आपके पास इसको कमर्शियली प्रोड्यूस करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला आपके पास ये कि इसको पायरोलिंगवस एसिड में से हम निकालते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था पायरोलिंगवस एसिड आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से आता है। ये एक ब्राउन एक्वस डिस्टिलेट होता है जो कि बहुत थिक होता है। ये आपके पास एसिटिक एसिड का चीफ सोर्स यानी कि मेन सोर्स कहा जाता है। अब ये जो आपके पास लिक्विड है जिसको आप पायरोलिंगवस एसिड कह रहे हैं, इट कंटेन्स एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल। जब आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो आपके पास वहाँ से एसिटिक एसिड को हम अलग कर लेते हैं। ये एक कमर्शियली प्रोसेस है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक और आपके पास मेथड है फ्रॉम इथाइन, और दूसरा मेथड आपके पास आजकल जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड को हम प्रोड्यूस करवाते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। ये आपके पास किस तरीके से आता है, जब आप अपने एसिटाइलिन यानी कि इथाइन को पास करवाते हैं थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, जिसके अंदर आपके पास HgSO4 थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है और यहाँ पर HgSO4 एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। ये आपके पास इथाइन है, एसिटाइलिन जिसको हम कहते हैं, इसके साथ आपने वाटर मॉलिक्यूल रखा
और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ आपने इसको एज अ कैटलिस्ट यूज किया, तो यहाँ पर आपको विनाइल अल्कोहल मिल गया। ये आपके पास इथाइन है जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसके साथ आपने वाटर को रिएक्ट करवाया और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, इस पे जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको विनाइल अल्कोहल मिल जाता है। ये विनाइल अल्कोहल आफ्टर सम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट करने के बाद आपको एसिड एल्डिहाइड बना के देता है जिसको हम इथानॉल कहते हैं। अब जब आपके पास एसिड एल्डिहाइड आ गया, आप उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। आपके पास ये रिएक्शन मिक्सचर आपको पता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब आप इसमें ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर एसिटिक एसिड मिल जाता है। तो ये पूरा मेथड था फ्रॉम इथाइन कि आप कैसे अपना एसिटिक एसिड बनाते हैं। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। आप अपने एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, आप ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो आपके पास यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड मिल जाता है विच इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटिक एसिड। तो ये आपका इथाइल अल्कोहल है। इस रिएक्शन मिक्सचर से आपने हीट करवा के ऑक्सीजन को ऐड करवाया तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड मिला और साथ में वाटर। आपने इस एसिड एल्डिहाइड को मजीद ऑक्सीडाइज करवाया तो आपको यहाँ पर एसिटिक एसिड मिल गया। ये सारी आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। अब नेक्स्ट आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी आपने अब डिस्कस करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले ये कि आपके पास जो कॉमन एसिटिक एसिड है ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, हैविंग शार्प विनेगर स्मेल। जो विनेगर की स्मेल होती है वो आपके पास, और इसका थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट। और जो आपका एनहाइड्रस एसिटिक एसिड है, इट इज अ क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड। ये फ्रीज होने पर थोड़ा ग्लास टाइप हो जाता है, तो इस वजह से इसको आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये आपके पास मिसिबल इन वाटर होता है, अल्कोहल के साथ भी और ईथर के अंदर भी ये सब मिसिबल होता है। और जो आपके पास एसिटिक एसिड एनहाइड्रस फॉर्म में होता है उसका फॉर्मूला ये मौजूद है। ये आपका हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। तो ये सारी थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी में आपके पास पहला है एसिटिक एसिड एज अ मोनोबेसिक वीक एसिड। मोनोबेसिक वीक एसिड का मतलब ये सिर्फ एक प्रोटॉन यानी कि एक हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, निकालेगा। अब आपके पास जो एसिटिक एसिड है ये आयनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और एक प्रोटॉन आपको पर मॉलिक्यूल निकाल के देता है। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है एसिटिक एसिड का, इसकी वैल्यू 1.7 एक्सपोनेंट -5 के बराबर होती है, जिसका मतलब -5 का मतलब ये है कि ये बहुत वेरी वीक मोनोबेसिक एसिड है एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड, जैसे कि आपके पास HCl हो गया और दूसरे एसिड आपके मिनरल एसिड हो गए। तो उसका जो आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट है इट इज अबाउट 10⁸। तो क्योंकि आपके पास एसिटिक एसिड बहुत ही वीक एसिड है और आपके पास इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट बहुत ही कम है, लेकिन एज कंपेयर टू आपका कार्बोनिक एसिड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि आपके कार्बोनिक एसिड की आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू और ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा इट न्यूट्रलाइजेज अल्कलीज फॉर्मिंग सॉल्ट। आपके अल्कली से साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है जिसको आप एसीटेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको सोडियम एसीटेट बना के देगा। इसी तरीके से एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा आपके लेड ऑक्साइड के साथ तो लेड एसीटेट बना के देगा। ये सारे आपके रिएक्शन करता है एसिटिक एसिड आपका। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन आपके पास क्या कहती है? अब जितने भी आपके पास कार्बोजाइलिक एसिड्स हैं जैसे कि आपके पास एसिटिक एसिड, ये सब रिएक्ट करते हैं और आपको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर बना के देते हैं। और इस रिएक्शन को जिसमें आपके पास ईस्टर बनता है उसको हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। अब आपके पास जो एसिटिक एसिड है और अल्कोहल है, इनका हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप निकलता है, आपस में मिलके वाटर बनाता है और जो आपका बॉन्ड खाली होता है वो आपस में मिलके आपको इथाइल एसीटेट बना के देते हैं, यानी कि आपके पास अब यहाँ पर ईस्टर बन जाता है। अब ये रिएक्शन आपके पास तब पॉसिबल है जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगी और यहाँ पर आपके पास हीट करवाया जाता है टू बॉयल इन द प्रेजेंस ऑफ 1 से 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तब जाके ये प्रोसेस आपके पास होता है। ये प्रोसेस कंडीशन यहाँ पर आपसे डिस्कस की गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे डिस्कस किया गया है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। अब यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है विद थायोनाइल क्लोराइड जैसे कि SaCl2 है, या फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, इन सब के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एसिड हैलाइड। जैसे कि आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है या एसिटाइल ब्रोमाइड है, ये आपको रिएक्शन करके देता है। तो यहाँ पर अगर मैं एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाता हूँ थायोनाइल क्लोराइड से तो आपको एसिटाइल क्लोराइड मिलता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मिलता है।
इसी तरीके से आपके पास ये फर्दर रिएक्शन है, आपस में रिएक्ट करके आपको एसिटाइल हैलाइड बना के देंगे। ये आपका फॉस्फोरिक एसिड, इसी तरीके से आपका POBr3 और HBr, ये सब आपको मिलता है एसिटाइल हैलाइड बना के आपको ये देते हैं। अब जो आपके एसिड हैलाइड्स हैं ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और ये आपके पास ज़्यादातर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन एसिटाइल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास एसिड हैलाइड है, जब आप ये रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ तो आपको एसिड अमाइड मिलता है और साथ में HCl अलग हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड ऑब्टेन किया जाता है बाय रिएक्टिंग विद एसिटाइल क्लोराइड विद सोडियम एसीटेट। यह आपका सोडियम एसीटेट है, इसको आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता है। एंड सिमिलरली जब आपके पास ईस्टर होता है, इसको आप ऑब्टेन करते हैं बाय रिएक्टिंग एसिटाइल क्लोराइड विद सोडियम ईथॉक्साइड। तो सोडियम ईथॉक्साइड को आप जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको इथाइल एसीटेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ये सारी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी थी। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी डीकार्बोजाइलेशन। अब डीकार्बोजाइलेशन नाम से वाज़ेह हो रहा है कि आप यहाँ से कार्बन एटम को निकाल रहे हैं। तो जब भी आप अपने सोडियम एसीटेट को हीट करवाएंगे विद सोडा लाइम तो आपके पास एक कार्बन एटम चेन में से निकल जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके NaOH के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सोडा लाइम का। सोडा लाइम आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप अपने सोडियम एसीटेट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर मीथेन अलग हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी थी डीकार्बोजाइलेशन की। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद हम इनके यूजेस के ऊपर बात करते हैं। यूजेस आपके पास एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड, इन सब को आप कॉमनली यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स के तौर पे। इसके अलावा एसिटिक एसिड आपके पास यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे फॉर फॉस्फोरस, सल्फर या गम्स एंड रेजन्स, इन सब के लिए। इट इज़ वाइडली यूज इन आर्टिफिशियल लेदर प्रोडक्शन। आपकी जो लेदर प्रोडक्शन हो रही है आर्टिफिशियल लेदर की, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके जो एसिटिक एसिड है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एसीटेट्स, ईस्टर्स या सेल्यूलोज एसीटेट सिल्क के तौर पे। तो ये आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड इज़ यूज फॉर एसिटाइलेशन और आफ्टर नेचरिंग एंड कलरिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर विनेगर। तो ये सारे यूजेस थे आपके एसिटिक एसिड के। यहाँ पर आपका सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ईस्टर्स, वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब ईस्टर्स किस तरह बनते हैं, जब आप हाइड्रोजाइलिक हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं कार्बोजाइलिक ग्रुप में से तो आपके पास वो रिप्लेस हो जाता है अल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ पर आपके पास जो कार्बोजाइलिक एसिड है इसमें अगर आप R ग्रुप ऐड कर दें और ये हाइड्रोजन निकाल दें तो इसकी जगह जब आप R ग्रुप ऐड करते हैं तो RCOOR ये ईस्टर कहलाता है। अब ईस्टर्स किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, जब भी आप अपने कार्बोजाइलिक एसिड में से ये हाइड्रोजन रिप्लेस करवाएंगे किसी अल्काइल रेडिकल के साथ तो आपके पास जब वो अल्काइल रेडिकल इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा तो आपका RCOOR ये कहलाता है ईस्टर। तो इस रिएक्शन के थ्रू आपके पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और आपका अल्काइल रेडिकल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर जर्नल फार्मूला ईस्टर का होता है CnH2nO2 या सिंपली इसको RCOOR से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर के ऊपर। ईस्टर्स के जो नॉमेनक्लेचर है, ईस्टर की जो नेमिंग है, ये आपके अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिड से लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो आपका नाम है अल्काइल ग्रुप का जो रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को और आपका बॉन्ड COOH यानी जो आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप है, ये आपके पास पहले वो लिखा जाता है नाम, जैसे कि आपका हाइड्रोजन रिप्लेस किया मिथाइल ग्रुप ने आके तो हम पहले मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो उसके आगे अटैच हुआ है COOH के आगे, यानी कि फॉलोड बाय द नेम ऑफ एसिड एंड देन द सफिक्स इक एसिड इज रिप्लेस बाय 8। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपके पास C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हुआ है, ये ऑक्सीजन ये वाला, और O के साथ R ग्रुप ये है। अब यहाँ पर आपके पास इथाइल रेडिकल है O के साथ, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे और उसके बाद 1, 2 एंड 3 तीन आपके पास कार्बन है, तो प्रोपियोनिक एसिड के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपियोन 8। इसी तरीके से सिमिलरली मिथाइल फॉर्मेट या मिथाइल मिथेन O8, तो यहाँ पर हम E हटा के O8 लगा देते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर इथाइल एसीटेट है, तो इथाइल साथ में आपके पास 2 हैं तो एसीटेट,
या इसका दूसरा नाम इथाइल इथेनोएट एंड सिमिलरली आपका इथाइल प्रोपेनोएट। ये सारे आपके पास नेमिंग टेक्निक्स हैं, आपके पास कॉमन नेम और IUPAC नेम को लिखने का तरीका है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट चेन है तो N ब्यूटाइल एसीटेट, यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन है तो इसलिए N ब्यूटाइल, और ये एसीटेट ग्रुप है इस वजह से 2 कार्बन है एसीटेट। और अगर इसका IUPAC नेम देखें तो ब्यूटाइल इथेनोएट। इसी तरीके से आपके पास आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट और आपके यहाँ पर आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोएट। ये सारे नाम इसके लिखने के तरीके हैं। अब हम इथाइल एसीटेट को थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। इथाइल एसीटेट आपके पास एक ईस्टर है जो कि ड्राइव किया गया है फ्रॉम कार्बोजाइलिक ग्रुप, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है ऑफ कार्बोजाइलिक ग्रुप, अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए अल्काइल ग्रुप से तो वो ईस्टर बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो आपका बेसिक है वो RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR है। यहाँ पर आपके पास जो R और R डैश से रिप्रेजेंट किया गया है दोनों अल्काइल ग्रुप्स ही हैं, ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। और आपके जो इथाइल एसीटेट है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपके पास ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपरेशन आपके पास है बाय रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। आप एसिटिक एसिड लें और इथाइल अल्कोहल लें, आप इनका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पर आपको इथाइल एसीटेट मिल जाता है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये एक लिक्विड है हैविंग प्लेजेंट फ्रूटी स्मेल। इसकी स्मेल थोड़ी सी फ्रूटी टाइप होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 रखता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन एल्कोहल्स एंड ईथर्स। ये पानी के अंदर इतना सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जो एल्कोहल और ईथर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर ये ज़्यादा सॉल्युबल है। इसी तरीके से इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोलिसिस इन एसिटिक मीडियम। तो आपके पास इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज अगर किया जाए इन एसिडिक मीडियम तो ये आपको एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना के देता है। तो अभी जो ऊपर हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी उसको ही उल्टा कर दें, तो इथाइल एसीटेट को वाटर के साथ अगर ऐड करवाएं, अब यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम ऐड करवाएंगे तो आपके पास ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करके दे देगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम। पहला तो था एसिडिक मीडियम। अगर हम बेसिक मीडियम में इथाइल एसीटेट को ट्रीट करवाएं विद 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन तो हमारे पास सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। तो सिंपली आपके पास यहाँ पर इथाइल एसीटेट है, NaOH के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। अब चलते हैं इनके यूजेस की तरफ। तो सबसे पहले तो आपके पास ये एक लिक्विड ही है विद प्लेजेंट स्मेल। ये ज़्यादातर आपके पास पाइनएप्पल के अंदर पाया जाता है। इट इज़ यूज एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, वार्निशेस, ऑयल, फैट, गम्स एक्सेट्रा। ये आपके पास इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज प्लास्टिसाइज़र। प्लास्टिसाइज़र का मतलब ये आपके रिड्यूस करता है ब्रिटलनेस को और इम्प्रूव करता है इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक्स, यानी कि आप प्लास्टिक को खींचते हैं तो वो खिंचता चला जाता है, वो खींचने पर टूटता नहीं है। तो वो इस वजह से नहीं टूटता क्योंकि आप उसके अंदर ईस्टर को ऐड करवाते हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड एसेंस। ये आपके पास फ्लेवर या आपके खुशबू वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इसके अंदर फ्लेवर वगैरह हम बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ तक अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस टॉपिक को ज़रा एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करके, दोबारा रिवाइंड करके देखें। याद रहे ये लेक्चर सीरीज़ आपके पास रिवीजन हो रही है। यहाँ पर आप अगर पहली दफ़ा सीख रहे हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ये पहली दफ़ा अगर आपको सीखना है तो काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने उतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस चैप्टर को रिवाइज करना चाह रहे हैं या वो MCAT या ECAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स वन शॉट के अंदर एक ही बार सारे कंप्लीट हो जाएं। सारी हम जो माइनर डिटेल्स हैं वो सारी हम देख लें एक ही दफ़ा। और जिस तरीके से आपको मैं लाइन टू लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, ये आपके पास बुक रीडिंग टेक्निक होती है और आपको इस बुक रीडिंग टेक्निक के थ्रू अपनी किताब को कम से कम 5-6 दफ़ा पढ़ना होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो, उस टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करें या कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।